चलिए तो सेशन शुरू करते हैं। तो मतलब मेरा नाम कुशाग्र वर्मा है। मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन जो कि यूपीएससी कंडक्ट कराता है, उसमें 2023 बैच में जो कि लास्ट ईयर दिसंबर में रिजल्ट आया था, उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 23 आई है फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच। मैं सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रीम से उसमें 23 रैंक लाया हूँ लास्ट ईयर 2023 में। और जो मेरा कॉलेज था, मतलब मेरा कॉलेज आईआईटी दिल्ली से मैंने ग्रेजुएशन की है, बीटेक किया है सिविल इंजीनियरिंग में ही। तो उसमें मैं 2022 में पास आउट हुआ। मैंने एक साल ड्रॉप लेके 23 में अटेम्प्ट दिया अपना, और अपने पहले ही अटेम्प्ट में आई सिक्योर्ड एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 23। तो मेरे पास एक लिस्ट है क्वेश्चंस की, पहले मैं वो एड्रेस करते रहूंगा। उसके बाद भी अगर आपके किसी भी एस्पिरेंट के कोई सवाल बचते हैं, तो मैं उनको चैट बॉक्स से मतलब आई पिक एंड देन आंसर द क्वेश्चंस ऑफ द एस्पिरेंट्स। पहले जो जनरल क्वेश्चंस है, जो कि जनरल क्वेरी सबकी होती है, पहले मैं उनको एड्रेस कर लेता हूँ, फिर आई एड्रेस एनी इंडिविजुअल डाउट्स। अगर किसी की कोई अपनी पर्सनल डाउट्स है तो वो मैं एड्रेस करता हूँ। तो सबसे पहले मतलब मेरा इंट्रोडक्शन तो आप जानिए, उसके रिगार्डिंग मतलब और ऐसा कुछ है नहीं। ये मेन था कि पहले अटेम्प्ट में ही दिया, तो जो स्ट्रेस होता है बाद में कि मतलब जो मल्टीपल अटेम्प्ट का स्ट्रेस होता है, वो थैंकफुली नहीं हुआ ड्यू टू गॉड्स ग्रेस। तो और कॉलेज में एक साल विद कॉलेज नहीं, आफ्टर ड्रॉपिंग आउट फ्रॉम कॉलेज एक साल गैप लिया था मैंने 2022 के बाद तैयारी के लिए। और इसके अलावा जिनको इंजीनियरिंग सर्विसेज के बारे में शायद नहीं पता हो, क्योंकि मैं भी इंजीनियरिंग कॉलेज में ही था आईआईटी दिल्ली में, तो उसमें भी कई लोगों को नहीं पता था इस एग्जाम के बारे में। तो मैं एक ब्रीफ इंट्रो दे देता हूँ। तो गवर्नमेंट जो अपने मतलब आपने शायद अपने बचपन में काफी ये टर्म सुनी होगी कि कोई जेई होता है, कोई एई होता है, कोई एक्सीएन होता है। तो ये गवर्नमेंट इंजीनियर्स होते हैं। जेई माने जूनियर इंजीनियर, एई माने असिस्टेंट इंजीनियर, एक्सीएन माने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। इसके ऊपर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, ये सब पोस्ट आती हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के यूपीएससी एग्जाम से रिक्रूट होते हैं, तो जैसे मुझे सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट मिलेगा, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। तो इसमें शुरू में मेरी पोस्टिंग एडब्ल्यू असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से होगी, उसके फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर फिर आगे बढ़ते रहता है। इस एग्जाम के भी हर यूपीएससी एग्जाम की तरह 3 चरण होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। जो मेन डिफरेंस इसका सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन से होता है, वो मेन अंतर जो आता है वो होता है इसके सिलेबस में। जो प्रीलिम्स होता है उसमें भी 2 पेपर होते हैं, एक पेपर 1 जो कि जीएस का पेपर होता है, और पेपर 2 जो होता है वो सिविल, जो आपकी कोर ब्रांच है। जैसे एक ब्रांच सिविल होती है, इसके अलावा मैकेनिकल में भी आप इंजीनियरिंग सर्विसेज दे सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी दे सकते हैं, और इलेक्ट्रिकल में भी दे सकते हैं। टोटल 4 ब्रांचेस लेके, इन 4 में से कोई भी एक ब्रांच लेके आप इस पेपर में अपियर हो सकते हैं। इसके अलावा तो प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, एक जीएस का पेपर जो कि 200 मार्क्स का होता है, और जिसमें 100 क्वेश्चन, मार्किंग सेम होती है, 100 क्वेश्चन होते हैं, मैक्सिमम मार्क्स 200 नंबर ला सकते हैं आप जीएस में। वो जो जीएस का सिलेबस है उसमें करंट अफेयर्स हो गया, एथिक्स हो गया, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ऐसे अलग अलग टॉपिक्स होते हैं। मैथ्स भी होता है उसमें, एप्टीट्यूड भी होता है उसमें, ऐसे अलग अलग टॉपिक्स होते हैं। और जो इंजीनियरिंग पेपर होता है वो 300 मार्क्स का होता है, उसमें 150 क्वेश्चन होते हैं, उसके लिए 3 घंटे मिलते हैं आपको। तो उसमें आपकी जो कोर इंजीनियरिंग ब्रांच है, जैसे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल, इसमें से सवाल आते हैं। मेन इसमें एक ये भी एडिशनल फैक्टर सिविल सर्विसेज से अलग जो होता है, इसमें आपके प्रीलिम्स के नंबर भी फाइनल कट ऑफ में जुड़ते हैं। इसमें आपका प्रीलिम्स 500 नंबर, मेंस 600 नंबर, और इंटरव्यू 200 नंबर, यानी कि टोटल 1300 मार्क्स का टोटल मैक्सिमम मार्क्स का पूल बनता है। तो इस जो सिविल सर्विस होता है उसमें प्रीलिम्स के जो 200 मार्क्स होते हैं वो फाइनल कट ऑफ में, मतलब फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होते। इंजीनियरिंग सर्विसेज में वो ऐड होते हैं। एक यहाँ पे स्टार्क डिफरेंस होता है। और इसके अलावा इंजीनियरिंग सर्विस के मेंस में 2 पेपर होते हैं, दोनों पेपर 300 मार्क्स ईच। दोनों जो सिविल सर्विस का ऑप्शनल होता है वो का पैटर्न, और मेंस हमारे इंजीनियरिंग सर्विस के मेंस का पैटर्न काफी ज्यादा सिमिलर होता है। तो उसमें मिला मतलब वो जो इन टर्म्स ऑफ पैटर्न की 8 सवाल होंगे, उसमें से आपको 5 ही चूज करने हैं, वो अटेम्प्ट करने हैं। तो 300 मार्क्स ईच, तो ये 600 मार्क्स। और पर्सनालिटी टेस्ट जो इंटरव्यू होता है वो यूपीएससी बिल्डिंग, जो ढोलपुर हाउस है यूपीएससी बिल्डिंग, वहीं पर होता है। जो पैनल होता है उसको चेयरमैन होते हैं, वो वही चेयरमैन होते हैं जो यूपीएससी सिविल सर्विस के इंटरव्यू लेते हैं। और जो उनके साथ जो बाकी मेंबर्स होते हैं वो एकेडमिक फील्ड से होते हैं, इंजीनियरिंग फील्ड से होते हैं। दे कीप ऑन चेंजिंग। तो ये एक ब्रीफ था इंजीनियरिंग सर्विसेज को लेके। इससे आप गवर्नमेंट के जो किन डिपार्टमेंट्स में जा सकते हैं, जैसे मैं सीपीडब्ल्यूडी सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में जाऊंगा। इसके अलावा एक मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज एमईएस कैडर भी होता है, एक आईडीएसई इंडियन डिफेंस सर्विस फॉर इंजीनियर्स, ये भी एक कैडर होता है। सीडब्ल्यूसी सेंट्रल वाटर कमीशन, काफी सुना होगा आपने। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं दिल्ली बेस्ड हूँ। तो यहाँ पे जैसे अभी लास्ट ईयर जब काफी फ्लड्स की सिचुएशन हो गई थी यमुना रिवर में, तो दिल्ली और हरियाणा के बीच में जो मीडिएशन किया था वो सीडब्ल्यूसी ने ही किया था। इसके अलावा एक बीआरओ भी ऑर्गेनाइजेशन है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। हमारे जितने भी मतलब इंडिया के बॉर्डर पे जितना भी रोड्स का काम होता है, डेवलपमेंट का काम होता है, वो सब बीआरओ करता है। एंड एक और फील्ड जो होती है वो एमओआरटीएच, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे, वो भी उसके उसमें भी हम लोग ईएससी के थ्रू जा सकते हैं। तो ये कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जिसका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आप ईएससी के थ्रू होता है।
तो ये एक बेसिक इनसाइट थी ईएसी के बारे में। इसमें आप इंजीनियर मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आप हाँ, इंजीनियर होने चाहिए मतलब, बिकॉज़ कोई नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का कोई भी स्टूडेंट, ये जो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स हैं 4 जो मैंने बताए थे, ये करना थोड़ा टफ हो जाता है। तो यू हैव टू बी एन इंजीनियर टू अपीयर इन दिस एग्जामिनेशन। हाँ, इंटर डिपार्टमेंट हो सकता है। जैसे मैंने कुछ लोगों को देखा है जिनकी ओरिजिनल स्ट्रीम क्या होता है कंप्यूटर साइंस हो, पर वो इलेक्ट्रॉनिक्स लेके पेपर देते हैं। तो मतलब अगर आप कट ऑफ क्लियर करते हैं तो दैट्स वेल एंड गुड, आप ये भी कर सकते हैं। कुछ केमिकल के लोग कई बार मैकेनिकल या सिविल देके भी देते हैं पेपर। मतलब मेरे बैच में एक था जिस जो केमिकल लेके उसने सिविल से पेपर दिया, एंड ही वेंट टिल इंटरव्यू। उसने इंटरव्यू में अपीयर हुआ था वो। तो ये भी चलते रहता है, मतलब दिस आल्सो कैन हैपन। इसके अलावा मैं अब एक-एक करके एक-एक क्या बोलते हैं, एक-एक पेपर पे फोकस करता हूँ। तो सबसे पहले मैं प्रीलिम्स पर आता हूँ कि प्रीलिम्स की तैयारी कैसे की। तो प्रीलिम्स में जैसा मैंने कहा कि इसमें जीएस और सिविल मतलब कोर जो होता है, 2 पार्ट्स होते हैं। जो जीएस होता है उसमें कुछ टॉपिक्स जैसे करंट अफेयर्स हो गया, तो और मैथमेटिक्स हो गया, एप्टीट्यूड हो गया। इसके अलावा इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है, आईसीटी जिसको कहते हैं, एथिक्स होता है, स्टैंडर्ड्स क्वालिटी होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है। तो ये वैसा जीएस नहीं है जो आप सिविल सर्विसेज में जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ते हैं। ये थोड़ा इंजीनियरिंग रिलेटेड जीएस है। जो उसकी मैथ्स है वो भी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, डिटर्मिनेंट्स वाली, मैट्रिसेस वाली, वेक्टर्स, ये सब मतलब उसमें पूछते हैं। तो इसके लिए जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी थी मेरी, ये था कि बीइंग एन इंजीनियर मेरे लिए मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड काफ़ी ईज़ी पड़ता है करना। तो सबसे पहले मैंने जब मैं कॉलेज में ही था, मैंने कॉलेज के 3rd ईयर के टुवर्ड्स द एंड से आफ्टर 6 सेमेस्टर जो 3rd ईयर के बाद जो समर वेकेशन मिलता है, मेरी सीरियस प्रेप कह सकते हैं तब शुरू हुई। उसमें भी मैंने पहले सिविल नहीं उठाई थी प्रेप करना। पहले आई वेंट विद मैथ्स एंड एप्टीट्यूड क्योंकि लगा कि ये थोड़ा ईज़ी होगा, ये शायद थोड़ा फ़ैमिलियर ग्राउंड्स पे है, तो ये करते हैं और ये जीएस में इसका काफ़ी रोल होता है। मतलब आउट ऑफ 200 अगर आपके 100 नंबर आ रहे हैं जीएस में, जो कि प्रीलिम्स का पेपर 1 होता है, दैट्स कंसिडर्ड अ वेरी नाइस स्कोर। तो उस 100 नंबर में आपको 50 नंबर अकेले मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड दे सकते हैं। सीइंग द रीसेंट ट्रेंड जो हर साल होता है 40 से 50 नंबर आपके इसमें आ जाते हैं इजीली। तो उसके लिए पहले मैंने मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड ही शुरू किया था करना। ऐसे एज सच रेफरेंस बुक्स की मैं बाद में बात करूंगा, मतलब मैंने कोई रेफरेंस बुक यूज नहीं की थी। मैंने एक कोचिंग ज्वाइन की थी, उसके उसमें जो पढ़ा है उसके क्लास नोट्स जो थे, प्रीवियस क्वेश्चन थे और मॉक टेस्ट थे। मैंने यही 3 सोर्सेज यूज किए थ्रू आउट, मतलब थ्रू आउट माई प्रिपरेशन, एंड उन्हीं को फॉलो करते रहा मैं। तो पहले प्रीलिम मैथ्स एंड एप्टीट्यूड काफी फोकस किया। करंट अफेयर्स मतलब सरप्राइजिंगली, जैसे मतलब काफी लोग कहते हैं कि आप न्यूज़पेपर पढ़िए, आप करंट अफेयर्स ध्यान दीजिए। इंजीनियरिंग सर्विसेज का अगर किसी का एम है, जिसको भी देना है मतलब, तो वो करंट अफेयर स्किप कर सकता है प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि प्रीलिम्स में जो करंट अफेयर्स आते हैं वो काफी ज्यादा रैंडम होते हैं, काफी अनसर्टेन होते हैं। और जो आप एनर्जी लगाएंगे करंट अफेयर्स करने में, न्यूज़पेपर पढ़ने में, मैगजीन्स पढ़ने में करंट अफेयर्स की, वो उतनी फ्रूटफुल नहीं होती है। जैसे मैंने भी एक दो मतलब जब मैंने शुरू किया था करंट अफेयर पढ़ना, तो मुझे भी मॉक टेस्ट में ऐसा कुछ मतलब रिजल्ट नहीं दिख रहा था पॉजिटिव कि कुछ मेरा फायदा हो रहा हो। और फिर मैंने काफी सीनियर से भी बात की, तो सीनियर्स का भी सेम वही व्यू पॉइंट था कि करंट अफेयर्स इतना यूजफुल नहीं होता। तो आप इंजीनियरिंग सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर प्रीलिम्स के लिए छोड़ सकते हैं। इंटरव्यू के लिए जो होता है वो मैं बाद में बताऊंगा, पर प्रीलिम्स के लिए आप करंट अफेयर्स मतलब एकदम ही त्याग सकते हैं। ऐसे कुछ नेसेसरी नहीं है बिल्कुल। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, मैं खुद भी हूँ, जो बिना करंट अफेयर का एक भी सवाल किए जिसने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया। तो एक तो ये करंट जीएस की बात थी। इसमें जो और सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे एथिक्स होता है, एथिक्स तब भी काफी इंटरेस्टिंग है, आप कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको नहीं छोड़ सकते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग काफी ईजी लगता है, जो स्पेशली जो सिविल और मैकेनिकल के हैं उनमें तो कोर सब्जेक्ट्स में आता है इंजीनियरिंग ड्राइंग। आप ये जरूर करिए। स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये भी मतलब इन टर्म ईजी, मतलब ईजी सब्जेक्ट्स में आता है, क्योंकि आप जो पढ़ते हैं एग्जाम में यही आएगा। मटेरियल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो है बहुत वास्ट। इलेक्ट्रिकल के लिए ये तब भी इन देयर कोर सब्जेक्ट्स आता है, पर सिविल के लिए ये थोड़ा आउट ऑफ कोर हो जाता है। हम ये चीज जो मटेरियल साइंस में पढ़ते हैं वो हमारे सिविल में नहीं पढ़ाई जाती है। तो अगर बहुत बल्कि होता है, तो अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा मतलब हल्के में ले सकते हैं, या फिर मतलब थोड़ा कम अटेंशन देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपके लिए, गिवन आप बाकी सब्जेक्ट्स में फुल फोकस कर रहे हैं, जो कि मैंने बताया था, मैथ्स, एप्टीट्यूड, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, स्टैंडर्ड्स क्वालिटी, इंजीनियरिंग ड्राइंग, आईसीटी जो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी था, और एथिक्स। एक इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट भी टॉपिक होता है जो कि सिविल से काफी ओवरलैप करता है, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग में हम लोग कोर में एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग एक करके एक पूरा टॉपिक पढ़ते हैं। तो उसका एक काइंड ऑफ सब पार्टी समझ लीजिए इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। तो वो जीएस के प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप मतलब कर सकते हैं। तो ये प्रीलिम्स के पेपर 1 की कहानी थी कि 100 क्वेश्चंस में से आपको मतलब 200 मार्क्स में से आपको 100 ही एम करना है, 90 टू 100 बहुत अच्छा स्कोर होता है। उसके लिए 40 टू 50 आपको मैथ्स एप्टीट्यूड दे देंगे। रिमेनिंग 40 टू 50 मार्क्स के लिए आपके लिए मैंने बाकी सब्जेक्ट्स नोट किए, वो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। एंड एक और बस लास्ट टाइम अगेन रिपीटिंग, करंट अफेयर्स आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि लगता है बहुत वियर्ड कि यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, आप न्यूज़पेपर कैसे नहीं पढ़ रहे हैं, बिना न्यूज़पेपर के बिना करंट अफेयर पढ़े इतनी सारी मैगजीन्स मार्केट में अवेलेबल है, कैसे होगा।
बट सच्ची में हो जाता है, मतलब मैं लाइव एग्जांपल हूँ, मेरे साथ के और भी बैचमेट्स हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा और करंट अफेयर्स के बिना भी मतलब प्रीलिम्स आराम से क्वालिफाई किया। रही बात कोर की, जो सिविल कोर का पेपर होता है, जो पेपर 2 होता है प्रीलिम्स में 300 मार्क्स का, 150 क्वेश्चंस। इसमें मेन जो हर्डल आता है वो टाइम का होता है, क्योंकि एक ये सब ऑफलाइन होता है, मतलब सब आपको ओएमआर मार्क करनी है। कुछ ऑनलाइन पेपर नहीं होता कि आप जैसे गेट का किसी ने सुना होगा, इंजीनियरिंग इंजीनियर्स के लिए गेट होता है, दैट्स अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। आपको मतलब एक कंप्यूटर सेंटर पे जाके उसमें ऑनलाइन मतलब आंसर भरने होते हैं। इसमें आपको ओएमआर ही भरनी है, तो इसलिए 150 क्वेश्चंस इन 180 मिनट्स चैलेंजिंग होता है। क्वेश्चंस का लेवल 150 में से 120 से 130 क्वेश्चन तो इजी लेवल में ही आते हैं, मतलब अगर आपने 1 से 1.5 साल अच्छे से तैयारी की है वो आपके लिए इजी होंगे। जो मेन चैलेंज आएगा वो उसको टाइम में सॉल्व करना और एक्यूरेटली सॉल्व करना होता है, इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स, इन टर्म्स ऑफ फॉर्मुलाज जो यूज हो रहे हैं, या फिर जो थ्योरी भी आ रही है वो ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स या आउट ऑफ द वर्ल्ड कहीं से नहीं आएगी, आपके नोट से ही आएगी, जो भी आपने अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है या जो बुक्स होती हैं अवेलेबल, स्टैंडर्ड बुक्स, उससे उनको अगर पढ़ा है तो मेजर सवाल 150 में से 120 सवाल एटलीस्ट उधर से आएंगे। जो मेन पेज फंसता है वो एक एक्यूरेसी में फंसता है और एक स्पीड में फंसता है। तो आई रिमेंबर मैंने 150 में से अराउंड 130 अटेम्प्ट कर लिए थे मैंने, वो अपने जो प्रीलिम्स के कोर वाला पेपर था, पेपर 2 जो प्रीलिम्स का था। और मेरे प्रीलिम्स में टोटल स्कोर जो मेरा था वो 275 बना था। जीएस में 96 थे मेरे, एंड रिमेनिंग वर फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग जो पेपर 2 था। इसके लिए जो स्ट्रैटेजी है यही है, बस आप प्रैक्टिस खूब करिए। जैसे मॉक मॉक टेस्ट वाज द मेजर थिंग जो मतलब आपको डिफरेंशिएट करता है बाकी लोगों से, क्योंकि सिलेबस बेसिक सभी कंप्लीट करके आएंगे, पर जो आपको आपको जो बेटर करेगा वो है आप मॉक टेस्ट कैसे देते हैं और उसको एनालाइज कैसे करते हैं। तो आप ये कि मॉक टेस्ट से आपकी स्पीड बढ़ती है, पेपर देने का तरीका बनता है, अलग-अलग लोगों का अलग-अलग तरीका होता है पेपर देने का। जो मेरा मेथड था पेपर अटेम्प्ट करने का वो ये था कि पहले बार में आउट ऑफ 3 आवर्स पहले 40 से 60 मिनट मैं वो क्वेश्चंस कर लूँ जो थ्योरी क्वेश्चंस हैं, और वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो डायरेक्टली फॉर्मूला से हो रहे हैं। कि मतलब मैंने उन क्वेश्चंस को पढ़ा, जैसे सिविल में एक हाइड्रोलॉजी एक सब्जेक्ट है जिसमें हम रेन वाटर वगैरह के एनालाइज करते हैं। तो उसमें एक बहुत फेमस फॉर्मूला कि डिस्चार्ज इज इक्वल टू के आई ए, जिसमें के जो होता है वो आपकी परमिबिलिटी होती है, आई जो होता है वो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है, और ए जो होता है वो एरिया ऑफ द सर्फेस जिससे पानी फ्लो कर रहा है। तो अगर मुझे दिख रहा है कि ये वाला क्वेश्चन डायरेक्टली अगर मुझे क्यू पूछा है या आई पूछा है या के पूछा है, तो फॉर्मूला को रीअरेंज करके बन जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस मैं पहले 40 से 60 मिनट में करता था, जो कि बहुत जल्दी हो रहे हैं, दिखते ही हो रहे हैं, ज्यादा टाइम या दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है जिसमें। तो इससे मुझे आउट ऑफ 150 ऐसे 60 से 70 क्वेश्चन मिल जाते थे। तो यूजुअली मतलब ऑलमोस्ट 40 टू 50% पेपर मेरा पहले 1 घंटे में हो गया। नेक्स्ट 2 घंटे में मैं उन क्वेश्चंस को टारगेट करूंगा जो कि मतलब दिख रहा है कि हाँ थोड़ा क्या पता फॉर्मूले मॉडिफाई करके या फिर 2-3 स्टेप्स में ये सवाल बन जाने चाहिए। ऐसे कुछ मुश्किल नहीं है, ऐसे सीन क्वेश्चन है, मतलब देखे हुए क्वेश्चन है, पर थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब इट विल बी मोर देन कितना 40 सेकंड 50 सेकंड या मोर देन 1 मिनट। तो वो नेक्स्ट 2 आवर्स में ऐसे क्वेश्चन को टारगेट किया। और अगले मतलब फिर एंड के पेपर के 15-20 मिनट होते थे उसमें ओएमआर ध्यान से भरना, क्योंकि एक ओएमआर भरने की प्रैक्टिस भी आपको मॉक टेस्ट में हो जाती है। अगर वो नहीं होगी क्योंकि ऐसा बहुत होता है लोगों के साथ कि ओएमआर मतलब ओएमआर शीट में आपने गोले गलत भर दिए, तो उससे अगर आपके 1 या 2 क्वेश्चन में भी इधर उधर ऊपर नीचे हो गया तो वो लॉन्ग रन में बहुत हर्ट करता है। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जिनका बहुत माइनर डिफरेंसेस से कट ऑफ रुक जाती है, या फिर एंड में डिपार्टमेंट अलग अलग मिल जाता है, या सर्विस जब प्रेफरेंसेस होती हैं आपकी वो चेंज हो जाती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ 1-2 मार्क्स। तो वही ओएमआर भरने की प्रैक्टिस भी मॉक में हो जाती है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये ओवरऑल प्रीलिम्स का था। सोर्सेस, इसके सोर्सेस कहीं नहीं, जो मैंने एक कोचिंग जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया मैंने, आप कर सकते हैं। मतलब लोग ये जरूर पूछते हैं कि इज इट अ मस्ट, क्या जरूरी है कोई कोचिंग ज्वाइन करना? तो मैंने की थी, मतलब मैं ये जो लोग नहीं करते हैं, मैं उनके बिहाफ पे नहीं कह सकता हूँ कि उन्होंने कैसे किया, पर क्योंकि मैंने की थी तो मैं ये कह सकता हूँ कि मतलब हाँ, अगर आप कोई कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो उस पे ट्रस्ट रखिए, उस पे फेथ रखिए, उस क्लास में जैसा-जैसा करा रहे हैं वही फॉलो करते रहिए, ज़्यादा सोर्सेज़ से पीछे मत भागिए। जैसे हर सब्जेक्ट के जैसे सिविल में आरसीसी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, सॉइल हो गया, इन सब के ना अलग-अलग स्टैंडर्ड बुक्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं मार्केट में, कि कोई ये ऑथर है, इनकी बुक भी है। तो आपके पास यूजुअली इतना टाइम भी नहीं होता है कि आप मतलब इन बुक्स को रेफर करें, ना ही आपके पास इतनी एनर्जी बचती है आफ्टर डूइंग क्लास नोट्स मॉक्स वगैरह कि आप इनको रेफर कर पाए। बेस्ट है आप अपने क्लास नोट्स करिए, क्लास नोट्स बहुत ध्यान से बनाइए, मतलब अच्छे से अटेंटिव होकर बनाइए, और उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए क्लास नोट्स रिवाइज करने के बाद, एंड उसके बाद मॉक्स दीजिए। ये 3 सोर्सेज ही आप फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली आप बहुत अच्छी रैंक इंजीनियरिंग सर्विसेज में ला सकते हैं। इसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ इधर-उधर मतलब ऐसे सर मारने की या फिर कोई एक्स्ट्रा रिसोर्स ढूँढने की ज़रूरत ज़रूरत नहीं है। इवन जो कोचिंग नहीं भी लेते हैं,
आप किसी दूसरे के क्लास नोट्स या फिर जो नोट्स अवेलेबल हैं वो पढ़िए, या कोई भी एक ही चीज़ फ़ॉलो, मतलब मैं तो यही कहता हूँ कि आप एक ही चीज़ फ़ॉलो करिए। उसके बाद जब आपको पूरा सिलेबस हो जाए, फिर आप वैल्यू एडिशन के लिए आप मल्टीपल मॉक टेस्ट दे सकते हैं, या फिर कोई एक कुछ नया सोर्स मिला तो वो जस्ट एज़ गो थ्रू फॉर वैल्यू एडिशन पढ़ सकते हैं। पर जो इनिशियल बेस या फाउंडेशन बनेगी आपकी, सिविल में तो वैसे भी फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी मतलब स्ट्रक्चर के लिए, तो वो जो बनेगा वो आप किसी एक सोर्स से बनाएँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो मतलब। तो ये रिगार्डिंग माय सोर्सेस था। उसके बाद आता है प्री, के बाद आता है मेंस। तो मेंस के लिए तो मतलब सिर्फ आंसर राइटिंग इसमें न्यूमेरिकल वाली आंसर राइटिंग होती है, जो आपके कॉलेज एग्जामिनेशंस में, जो आप मतलब एंड सेमेस्टर एग्जाम हो गया, मिड सेमेस्टर एग्जाम हो गया, वो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो मेंस एकदम वैसा ही है। इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत अगेन टाइम की आती है और स्पीड की आती है। आपको स्पीड में लिखना है और आपको थोड़ी अपनी आंसर शीट में नीटनेस बढ़ा के रखनी है। जैसे बीइंग एन इंजीनियर मैं कह सकता हूँ कि सबकी हैंडराइटिंग बहुत खराब, हम सबकी हैंडराइटिंग जो है वो काफ़ी खराब होती है। मेरी भी पर्सनली बहुत खराब थी। मुझे भी बहुत टेंशन थी कि मेन से पहले कि मतलब जो एग्जामिनर होगा, वो मेरी हैंडराइटिंग समझेगा कैसे? मतलब हाउ विल यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम राइटिंग, बिकॉज़ माय हैंडराइटिंग इज़ रियली वेरी बैड। तो उसके लिए ये है कि आप प्रैक्टिस करिए। आप जब मॉक्स लिखेंगे तो उसमें आपके तरीके बन जाते हैं कि नीटनेस कैसे, आप थोड़ा बड़ा-बड़ा लिखिए, या फिर स्पेस काफ़ी छोड़िए, या फिर मतलब जैसे है ना कि आप बहुत क्लोज़ मत लिखिए चीज़ों को। आप जैसे अगर फॉर्मूले लिख रहे हैं, तो फॉर्मूलेज़ यूजुअली वही मैथ्स में तो क्या ही हैंडराइटिंग दिखेंगे। तो नंबर क्लियर बनाइए, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, तो दैट विल डेफिनिटली हेल्प यू। तो एक तो मतलब ये मेंस में जो जनरल चीज़ें अपार्ट फ्रॉम सिलेबस वो बताइए कि आप नीटनेस लाने की कोशिश कीजिए अपनी आंसर शीट में। ज़्यादा भी नहीं कि आप एकदम मल्टी कलर्ड पेन से यूज़ कर रहे हैं, वो भी मतलब नहीं करना है, या फिर आप कैलीग्राफी ही करने लगे वहाँ पे, बहुत सुंदर हस्तलेखन कर रहे हैं। ये सब नहीं, नीट रखिए, मतलब इतना कि पढ़ने में आ जाए मतलब। इतना ना हो कि एकदम देख के ही किसी का मन ही ना करे पढ़ने का। तो एक तो ये मेंस की अपार्ट फ्रॉम सिलेबस, जो सिलेबस की बात है, मेंस इज हैज लेस सिलेबस देन प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में कई बार आपको बहुत रैंडम फैक्ट्स याद करने पड़ सकते हैं, बहुत ऐसी चीजें याद करनी पड़ती हैं जिनका लगता मतलब जो ऐसे मेंस में नहीं पूछी जाएंगी। मेंस आपका न्यूमेरिकल बेस्ड होता है, जिसका पैटर्न जो होता है, मेंस में टोटल 2 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। दोनों सेक्शंस में 4-4 क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि टोटल 8 सवाल बन गए। दो सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों का पहला क्वेश्चन जो होता है वो कंपलसरी क्वेश्चन होता है, तो वो आपको अटेम्प्ट करना ही करना पड़ेगा। उसके बाद यू गेट अ चॉइस कि आपको सेक्शन ए सेक्शन बी में से एटलीस्ट एक एक क्वेश्चन और करना है। टोटल 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन आपका 60 मार्क्स का होता है। तो जैसे लेट्स से कि सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन 20 मार्क्स का है, सेक्शन बी में भी पहला क्वेश्चन 20 मार्क्स का है। सॉरी, पहला क्वेश्चन 60 मार्क्स का, पहला दोनों जगह पहला पहला क्वेश्चन 60 मार्क्स का है। पर सेक्शन ए का जो फर्स्ट है उसमें क्या पता 4 पार्ट हो सकते हैं ऑफ 15 ईच मार्क्स, या फिर 3 पार्ट हो सकते हैं ऑफ 20 ईच, या फिर कई बार 5 पार्ट भी हो सकते हैं कि कोई 10 मार्क का है, कोई 15 मार्क का है, कोई 20 मार्क का है। दैट कैन कीप ऑन वेरिंग, पर एक टोटल जो पूरा क्वेश्चन होता है वो 60 मार्क्स का ही होगा। तो उसके बाद आपने सेक्शन ए सेक्शन बी दोनों का पहला क्वेश्चन तो कंपलसरीली करना ही है। उसके बाद सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों से एक एक क्वेश्चन और उठाना है उन पहले क्वेश्चन के अलावा। दैट मेक्स इट 4। और जो पांचवा सवाल है वो दोनों सेक्शन में से आप कोई भी सेक्शन से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे मेंस में मतलब ये तो इनिशियली तो पहले 2-3 मिनट होते हैं, आप उसमें ऐसे कि पूरा इतनी रीडिंग स्पीड अच्छी रखिए कि आप पूरा क्वेश्चन पेपर गो थ्रू कर पाएँ, ताकि जब आप क्वेश्चन सिलेक्शन कर रहे हो, उसमें आपको बेनिफिट मिले कि आपको वो कौन से 5 क्वेश्चन, जैसे मैं पहले क्या करता था कि अब मुझे कंपल्सरी तो करना ही करना है, तो पहले मैं डायरेक्टली कंपल्सरी पे जंप कर जाता था कि कंपल्सरी में जो पार्ट मुझसे ईज़िली हो रहा है, मतलब जैसे लेट्स से कि सेक्शन ए के पहले क्वेश्चन जो कंपल्सरी क्वेश्चन है, उसके 4 पार्ट है। उसमें मुझे दिख रहा है कि 2 पार्ट तो मतलब मैं अभी पढ़ा, सीधा सॉल्यूशन मेरे मन में पूरा माइंड मैप बन गया कि मुझे कैसे करना है इसको सॉल्व। तो मैंने बस तुरंत मैं उसमें लग गया, तो पहले सेक्शन ए के पहले क्वेश्चन के दोनों पार्ट मैंने जल्दी कर लिए। सेम सेक्शन बी में जो गया उसमें क्या पता मुझे तीनों पार्ट बन रहा है या एक ही पार्ट बन रहा हो, मैंने वो जल्दी किया। इसके बाद मेरे पास दोनों कंपल्सरी क्वेश्चंस में सिर्फ वही बचा है जो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, जिसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, मैंने वो स्किप किया। फिर दोनों सेक्शन से मैं, क्योंकि सेक्शन ए से भी मुझे करना है, बी से भी एक एक क्वेश्चन तो उठाना ही है, तो सेक्शन ए के मैंने बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन पढ़े, उसमें देखा कि कौन सा एक क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ। उस एक क्वेश्चन के मैंने जो ईजी पार्ट था वो उठाया, वो किया, ऐसे मतलब ये आइटरेशन चलती रहती है मतलब। इससे आप टाइम भी ऑप्टिमाइज करेंगे, क्वेश्चंस के बीच में थोड़ा गैप भी मिल जाता है आपको, माइंड को थोड़ा रेस्ट देने के लिए, कि आप थोड़ा रेस्ट ले लें क्वेश्चंस के बीच में, कि आप जब सर्च कर रहे हैं कौन सा क्वेश्चन करना है। और बाकी मेंस के लिए एज सच पढ़ने की अलग स्ट्रैटेजी नहीं है, आपको प्रैक्टिस बहुत करनी है। उसके लिए आप जैसे प्रीलिम्स और मेंस के बीच में आपके पास इनफ गैप होता है टू प्रिपेयर ओनली फॉर मेंस। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि जब हम लोग कोचिंग कर रहे हैं तो या फिर जो भी पढ़ रहे हैं, तो वो प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की प्रेप भी करने लगते हैं। ध्यान रखिए, प्रीलिम्स में ना आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो उसका जो सॉल्विंग में आपको उस, यानी कि बेसिकली आपको स्टेप से कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ फाइनल आंसर लाने से मतलब होना चाहिए इन प्रीलिम्स। मेंस में आपको सारी स्टेप्स शो करनी है, मेंस में आप कोई शॉर्टकट यूज नहीं कर सकते।
मेंस इज़ ऑल अबाउट तो अगर आपका फाइनल आंसर गलत है तो स्टेप्स के आपको कुछ मार्क्स मिल जाएँगे। प्रीलिम्स में नहीं होता है। तो दोनों की तैयारी इन दिस सेंस थोड़ी अलग-अलग है। तो आप जब प्री की तैयारी कर रहे हैं तो तब मेंस की तैयारी मत कीजिए। प्री जब आपको यूजुअली फेब के फर्स्ट या सेकंड जो पहला या दूसरा संडे होता है, प्रीलिम्स तब होता है और मेंस यूजुअली जून के जो लास्ट संडे होता है, मेंस तब होता है। तो आपके पास दोनों के बीच में बहुत सफिशिएंट टाइम है टू प्रिपेयर ओनली फॉर मेंस। मैंने भी सेम किया था, प्रीलिम्स मेरा 19 फेब या 19 एंड 20th फेब था 2023 में। तो उसके बाद मैंने 1 हफ्ता थोड़ा ब्रेक लिया कि ऐसे घूमने चला गया बाहर कहीं या फिर ऐसे जनरल कि पढ़ाई नहीं की बेसिकली 1 हफ्ता। उसके बाद मैंने फिर मेंस के लिए पढ़ाई शुरू की थी। पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक उठाई, वही सॉल्व किए क्योंकि पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस ईएससी में बहुत ज्यादा हो जाती है क्योंकि आपको वो हिंट देता है कि कैसे सवाल पूछे जा चुके हैं और कैसे सवाल इस एग्जाम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रही बात क्वेश्चंस रिपीट होने की, तो एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट होना एक दो होते हैं, मतलब ये नहीं कह रहे बिल्कुल नहीं होते हैं, पर एग्जैक्ट से ज्यादा जो कॉन्सेप्ट होता है वो जरूर रिपीट होता है। जैसे अगर आरसीसी एक रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट एक रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट करके एक चैप्टर है सिविल में, तो अगर लेट्स से उसका कोई बीम डिजाइन का क्वेश्चन प्री में आ चुका है, मतलब कुछ भी उसने पूछा, तो वेरी हाई चांसेस कि उसी अराउंड सेम चीज अगली बार पूछ सकता है वो। मेंस में तो एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं, पर वो सेम क्वेश्चन विद चेंज्ड वैल्यूज जरूर रिपीट हो सकता है। तो इसकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, हुआ भी है। जब भी आप मेंस की प्रीवियस क्वेश्चंस देखेंगे तो थ्रू आउट ईयर देखेंगे बहुत सब्जेक्ट्स में क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, विद नॉट विद द सेम वैल्यू पर वैल्यू चेंज करके विद सेम कॉन्सेप्ट। और मोर और लेस चीजें भी सेम होती है। जैसे अगर आपको कॉलम डिजाइन करना है, कोई आपको बोले कॉलम डिजाइन करो, तो उसके जो इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स होते हैं जो डिजाइन के फॉलो करने होते हैं कि कितनी मिनिमम रीइंफोर्समेंट होगी, कहाँ पे कट एलिमेंट होगी, वो सब तो सेम ही है। तो अगर किसी ने आप पीवाईक्यू सॉल्व करके जाएंगे और अगर काइंड ऑफ सिमिलर क्वेश्चन अगेन आता है तो आपको स्टेप्स ऑफ डिजाइन पता है कि अगर मुझे कॉलम डिजाइन करना है तो पहले मैं कैसे लोड से एरिया रिक्वायर्ड निकालूंगा, क्या सेक्शन ड्रॉप कर रहा हूँ। तो ये सब मतलब तो पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में। तो इतना तो मैं जरूर कहूंगा कि आप कुछ करें ना करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करके जाना अपने एग्जाम से पहले, भले ही वो प्री हो या मेंस हो। और इंटरव्यू के मैं बाद में आऊंगा, पहले प्री और मेन से पहले प्री की भी आप पीवाईक्यू बुकलेट सबके पास अवेलेबल होती है, नेट पे अवेलेबल है, मार्केट में अवेलेबल है। आप क्वेश्चन कीजिए, तो मैं उसका करने का तरीका बताता हूँ। पीवाईक्यू जब भी करें आप, तो पहले गो में सारे प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने हैं। कई बार होता है कि इतना टाइम नहीं होता है कि आप एकदम एंड आंसर तक सॉल्व करें, तो एटलीस्ट आप जब भी जहां भी सॉल्व कर रहे हैं तो वहां पे फॉर्मूले लिख के एटलीस्ट फॉर्मूला लिखने तक छोड़ दें कि हाँ ये फॉर्मूला लगेगा, ये इस क्वेश्चन करने की स्टेप है, और मैं इसमें जब वैल्यूज डालूंगा तो मुझे फाइनल आंसर मिल जाएगा मतलब। तो आप सोल्यूशन से आप मैच कर सकते हैं। एक ये अगर बहुत कम टाइम बचे तो आप ये कर सकते हैं, वरना इट्स ऑलवेज बेटर कि आप फाइनल आंसर तक, मतलब जो फाइनल वैल्यू है वहां तक निकालें। विद प्रैक्टिस ये मतलब स्पीड अपने आप बढ़ती रहेगी। तो इससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आपकी घर पे ही प्रैक्टिस करते करते एक्यूरेसी भी बढ़ने लगेगी। तो पहली बार में लेट से 100 एक कोई चैप्टर है उसके 100 प्रीवियस क्वेश्चन, आपने पहली बार में 100 के 100 क्वेश्चन किए। उसके बाद उसमें उन 100 में ऐसे क्या पता 40 लेट से 20 का सवाल ऐसे हैं जो आपसे बने ही नहीं, मतलब कि बिल्कुल ही हवा नहीं लगेगी कैसे वो क्या हो रहा है। तो उन 20 को आपने एकदम सर्कल कर लिया। उसके बाद लेट से फर्दर ऐसे 15 क्वेश्चंस हैं जिसमें जो आपसे हो तो गए सॉल्व, पर मतलब लग रहा है कि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है कि ये अगर मुझे बाद में कभी करने को दे तो शायद मेरे से ना हो। उस तो आपने उनको भी सर्कल कर लिया, और लेट्स से 5 टू 7 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपसे हो गए पर मतलब गलती से हो गए या तुक्का से हो गए, या फिर उस एग्जाम टाइम पे कुछ एकदम थॉट आया, कुछ स्ट्राइक कर गया पर क्या होता है वो बार-बार स्ट्राइक ना करे। तो ऐसे अराउंड पहले 100 में से क्या होता है 40 से 50 क्वेश्चन आपने सर्कल कर लिए कि ये अच्छे हैं, बाकी 50 वर ईज़ी या फिर रेपिटेटिव थे या फिर सेम फार्मूला बेस्ड थे या डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड थे, वो आपने स्किप कर दिए। तो जब आप सेकंड टाइम पीवाईक्यू रिवाइज करने बैठेंगे तो आपको वो सिर्फ 40 से 50 सवाल रिवाइज करने हैं। थर्ड टाइम के लिए फिर लेट्स से आपने दूसरी बार किया, उन 40 से 50 में अगेन आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो जाएंगे। जैसे लेट्स से आपने 50 सर्कल किए थे, उस 50 में से आपको पता है कि इनमें से 20 तो ऐसे जो एकदम वापस पक्का हो जाएंगे। तो एंड थर्ड टाइम के लिए आपके पास सिर्फ 20 से 30 क्वेश्चन बचे जो आपको रिवाइज करने हैं। तो अब जब थर्ड टाइम यूजुअली होता है प्रीलिम्स एग्जाम से पहले, फिर जब आपके मॉक टेस्ट आप फुल लेंथ देते हैं प्रीलिम्स से 1-2 महीने पहले, तो यूजुअली थर्ड रिवीजन पीवाईक्यू का तब का मतलब सबका ऑलमोस्ट तब होता है। तो आपके पास एक कहाँ आप 100 क्वेश्चन पहली बार में किए थे, अब आपके पास सिर्फ 20 से 25 क्वेश्चन बचे रिवाइज करने के लिए। तो आपने इतना बड़ा मतलब इतना कम टाइम लगेगा उनको रिवाइज करने में, और क्योंकि आप ऑलरेडी वो सीन क्वेश्चंस हैं, तो इन टर्म्स ऑफ सॉल्विंग भी आप बहुत जल्दी कर लेंगे उनको रिवाइज। तो ये पीवाईक्यू को रिवाइज करने की इफेक्टिव स्ट्रैटेजी ये एक है। बहुत लोग कंफ्यूजिंग लगती है। ये आप प्री मेंस दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं कि पहली बार तो आपको डेफिनेटली सारे क्वेश्चंस करने हैं। उसमें आप जो भी कितने भी लेट्स से मुझे 100 में से 50 अच्छे लगे इंपॉर्टेंट। कई बार जो एनवायरनमेंट और आरसीसी जैसे सब्जेक्ट्स है उसमें 100 में से 70-80 भी मुझे लगता था कि
बार शायद मैं भूल जाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने उसमें 100 टू 70 टू 80 क्वेश्चन्स भी मार्क किए। पर जैसे लेट्स से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया या सॉइल में मुझे काफ़ी पसंद था, तो उसमें क्या होता है मेरे 100 में से सिर्फ 30-40 ही मार्क हों, जो मुझे मुझे लगता था कि वर्थ रिवाइज़िंग है अगेन द सेकंड टाइम जब मैं रिवाइज़ करने बैठूँ। तो ये सबका वेरी कर सकता है, तो उसमें मतलब ऐसे कुछ क्या एम्बैरेस फील नहीं करना होता है या फिर ऐसे कुछ घबराना नहीं होता है। अगर पीवाईक्यू सॉल्व नहीं हो रहे हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं, पहली बार में बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि सारे के सारे बन जाएँ, फिर बहुत ज़्यादा बन जाएँ। आप आराम से करिए, पहली बार नहीं दूसरी बार रिवाइज़ करिए। कई बार होता है दूसरी बार में भी नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, तीसरी बार फिर रिवाइज़ करिए। जो नंबर ऑफ ना बनने के क्वेश्चन्स हैं, वो सब्सिक्वेंटली हर गो में कम होते रहेंगे। वो ज़्यादा ज़रूरी है, रादर देन आप पहली बार से सारे पीवाईक्यू कर रहा। मतलब इस एग्ज़ाम में जो मैटर करता है वो है कि जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तब आपकी कितनी कैपेसिटी है, तब आपकी कितनी कैपेबिलिटी है, उस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने के लिए, रादर देन जब आपने शुरू की थी तब कितनी है। वी ऑल स्टार्ट फ्रॉम डिफरेंट लेवल्स, मतलब कि क्या पता किसी कोई ऑलरेडी किसी ने कॉलेज में बहुत अच्छे से पढ़ाई की हो, तो उसको ऑलरेडी काफ़ी सिलेबस आता हो। किसी ने नहीं की होगी कॉलेज में उतनी पढ़ाई अच्छे से पढ़ाई, तो उसको सिलेबस उतना नहीं पता होगा। पर आफ्टर 1 एंड हाफ ईयर और 2 साल जब आपने प्रेप कर ली, उसके बाद आप कहाँ पहुँचते हैं इस एग्ज़ाम में, वो मैटर करता है। दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस एग्ज़ाम। तो ये थी मेंस की बात। इसके बाद जैसे सिविल, मतलब इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट कोई वो नहीं होता है, मतलब आपको एक ब्रांच चूज़ करनी है। जैसे मेरी सिविल इंजीनियरिंग थी, तो सिविल में रेफरेंस बुक का मैंने कहा कि मैंने नहीं फॉलो की थी, बहुत लोग फॉलो करते हैं। मैं तो यही एडवाइस करता हूँ कि अगर आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट जॉइन कर रहे हैं, तो आप वही करिए। उसमें मैंने किसी कोचिंग की बुक नहीं पढ़ी थी एज़ सच, सिर्फ मतलब जो उनके जो क्लास नोट्स थे, मैंने सिर्फ क्लास नोट्स देखे थे। मैं रिविज़न स्ट्रैटेजी बता देता हूँ अपनी, जो मैं फॉलो करता था। तो ये था कि मैं क्योंकि थर्ड समर वेकेशन में शुरू किए थे, तो मैथ्स एप्टी तब किए थे। ड्यूरिंग कॉलेज मेरा 4th ईयर में ही था कि कॉलेज और कोचिंग मेरी साथ-साथ चल रही थी। तो 4th ईयर में क्या होता है कि थोड़ा लोड कम हो जाता है, सिर्फ बीटेक प्रोजेक्ट और कुछ लैब्स का लोड होता है सिविल में। तो वो तब भी मैनेजेबल था टू सम एक्सटेंट। तो मैं ऐसे करता था कि जो मैं लेट्स से आज मैंने किसी चीज़ की क्लास की, जैसे आज लेट्स से कि मैंने फुटिंग डिज़ाइन सीखी। तो मैं आज नहीं, मैं फुटिंग डिज़ाइन को कल जो मेरी क्लास नोट्स हैं, मैं आज का पढ़ा हुआ मैं कल शाम को रिवाइज़ करता था। तो 1 घंटा की यूजुअली अगर 3 घंटे की क्लास हो, तो वो डेढ़ घंटे में, मैक्सिमम डेढ़ घंटे में रिवाइज़ हो जाती थी अगले दिन। तो एक रिवीजन होता था कि उसके नेक्स्ट डे ऑफ द क्लास, जो अगला रिवीजन होगा वो तब होता था मेरा जब एक मेजर चंक ऑफ अ पोर्शन खत्म हो जाता था। जैसे लेट्स से कि अगर मैं आरसीसी पढ़ रहा हूँ, तो अगर उसमें मेरा लिमिटेड मेथड अच्छा खासा बीम कॉलम फुटिंग ये सब कंप्लीट हो गया, तो लेट्स से 2-3 हफ्ते जब वो सब्जेक्ट चल चुका है तब, या स्टील में तो जल्दी खत्म हो जाता है, मतलब 15-20 क्लासेस में। तो अगर पूरा सब्जेक्ट खत्म हो गया या फिर उसका एक मेजर पोर्शन खत्म हो गया, तो फिर मैं उसके क्लास नोट्स वही लगभग 2-3 हफ्ते जब भी होता है, तो मैं उसके क्लास नोट्स स्क्रैच से रिवाइज़ करना शुरू करता था। तो मैं मतलब तो ये 2-3 हफ्ते या एक कई बार 1 डेढ़ महीना भी हो जाता था। तो मैंने तब सेकंड टाइम क्लास नोट्स में तब पढ़ूँगा जब या तो मेजर पोर्शन खत्म हो गया है या फिर वो पूरा सब्जेक्ट खत्म हो चुका है। अगर वो हफ्ते भर में खत्म हो गया, तो मैं क्लास नोट्स हफ्ते भर बाद ही पूरे रिवाइज़ कर लूँगा स्क्रैच से। क्लास नोट्स रिवाइज़ करने के बाद 2 लग क्या बोलते हैं, एक डिलेमा होता था कि अगर मुझे लेट्स से वो सब्जेक्ट ईज़ी लगा, जैसे मुझे हाइड्रोलॉजी पढ़ने के बाद पहली बार जब मैंने पढ़ा, तो मुझे ईज़ी लगा कि इसमें थ्योरी भी मतलब डूएबल है और न्यूमेरिकल्स भी इतने कुछ ज़्यादा मतलब वैसे कुछ टफ नहीं लगे थे। तो मैंने क्या किया, मैंने क्लास नोट्स जब सेकंड रिवाइज़ किए, वो 1 डेढ़ महीने बाद, मतलब वो क्या बोलते हैं क्लास खत्म होने के, तो मैंने तभी मतलब वो उसके क्लास नोट्स के तुरंत बाद ही पहली बार अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पहली गो में ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे किए, मतलब कि उसमें से मार्क कर लिए थे मैंने। कई बार क्या था, जैसे मैंने आरसीसी पढ़ा, तो उसमें मैंने मान लीजिए आज मेरी क्लास खत्म हो गई है, तो मैंने उसको आज का पढ़ा हुआ मैंने कल रिवाइज़ किया। उसके बाद मैं कुछ टाइम बाद क्लास नोट्स फिर रिवाइज़ करूँगा, क्लास नोट्स स्क्रैच से फिर रिवाइज़ किया, पर मुझे तब भी उतना कॉन्फिडेंस नहीं आया। तो मैं उसको तब मतलब इंस्टेड ऑफ क्या बोलते हैं पीवाईक्यू सॉल्व करना, मैं पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करूँगा, मैं शॉर्ट नोट्स या जिसको हम फॉर्मूला शीट या शॉर्ट नोट्स अलग-अलग टर्म्स होती हैं, मतलब लोग कहते हैं, वो मैंने बना इंस्टेड वो बनाने पे ज़्यादा फोकस किया। क्योंकि अगर मैं शॉर्ट नोट्स बना रहा हूँ, तो उससे भी मेरा एक रिवीजन हो रहा है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज नोट डाउन हो रहे हैं, और उससे मतलब इसके जो, और क्योंकि आप कोई अगर चीज़ लिख के करते हैं, जैसे मैं अगर फॉर्मूला अपने अलग से शीट में लिख रहा हूँ, तो उस लिखने से भी फॉर्मूले याद होते हैं। क्योंकि सिविल में आप देखेंगे फॉर्मूलेस बहुत सारे हैं, कोड्स बहुत सारे हैं, जो कि आपको प्री मेंस कोई अलग से सप्लीमेंट में नहीं देगा। कॉलेज एग्जाम्स में, जैसे मेरे कॉलेज में जब एग्जाम होते थे, तो मुझे कोड्स लाने की अनुमति या फिर परमिशन होती थी कि आप अपने साथ लेट्स से जो आरसीसी डिज़ाइन होती है उसके लिए आईएस 456 है, या स्टील के लिए आप आईएस 800 कोड ला सकते हैं। तो वो लाके मैं आराम से कोड रिकमेंडेशन देख लेता था। पर असली एग्जाम में ये मतलब परमिशन नहीं होती है, तो आपको एट द एंड याद ही करना है। तो अगर आप उन्हें लिख लेंगे, अगर लिखेंगे एक बार, तो थोड़ा मसल मेमोरी में जाता है, तो उससे आपको याद जल्दी होता है। तो अगर आपने क्लास नोट्स दूसरी बार रिवाइज करने के बाद अगर पीवाईक्यू नहीं किए, तो आप फॉर्मूला शीट बना लीजिए। तो उसके बाद उस या आपने या तो अगर पीवाईक्यू हो जाएगा या फॉर्मूला शीट हो जाएगी। इसके अगेन अराउंड 1 टू 2 मंथ्स बाद जब भी आपको टाइम मिले, यूजुअली संडे सैटरडेज को टाइम मिलता था रिवीजन के लिए,
तो जब तब आपको जब भी टाइम मिले, तब आप अगर पीवाईक्यू नहीं किया तो पीवाईक्यू कीजिए, अगर शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए तो शॉर्ट नोट्स बनाइए उस सब्जेक्ट के। मतलब जो फॉर्मूला शीट होती है, शॉर्ट नोट्स होता है। उसमें क्या डालना है फॉर्मूला शीट में, तो मतलब जैसा नाम, मैं पहले फॉर्मूले डालने पे ही फोकस करता था। उसके बाद अगर कोई थ्योरी की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जैसे लेट्स से कि मैं इरिगेशन पढ़ रहा हूँ, मुझे उसमें डैम्स क्लासिफाई कर रहे हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ डैम्स क्या होता है। तो मैं डैम्स क्लासिफाई ऐसे करूँगा कि ठीक है, एक मेसनरी डैम होता है, एक अर्दन डैम होता है। तो मैंने बस लिख लिया अपने शॉर्ट फॉर्मूला शीट में कि टाइप ऑफ डैम्स, उसके अंदर ऐसे एरो बना के कि मेसनरी डैम, अर्दन डैम, ऐसे फिर अलग-अलग जो तरह के डैम होते हैं। आर्च डैम भी, मतलब इन टर्म्स ऑफ शेप भी होता है। एक आर्च डैम है, ग्रेविटी डैम है, सॉरी। तो ऐसे अलग-अलग, तो मतलब बस मैंने टर्म्स मेंशन कर ली कि जब मैं मतलब टर्म्स देखूँगा, तो मेरे दिमाग में अपने आप वो क्लास नोट्स की पूरी वो मतलब पेज छवि आ जाएगी कि अच्छा ये किस तरह के डैम्स थी। अगर नहीं आता है तो मैं उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए मैं क्लास नोट्स वापस देख सकता हूँ, मतलब खोल के। तो ये अब तो ये बेसिकली रिवीजन स्ट्रैटेजी थी कि जो आज पढ़ा है वो अगले दिन फिर रिवाइज करो। उसके बाद जब सब्जेक्ट खत्म हो जाए तो उसके 1, 2, 3 हफ्ते बाद, कई बार 1 महीना भी हो जाता था, आप स्क्रैच से क्लास नोट्स रिवाइज करो। अगर क्लास नोट्स रिवाइज करने के बाद लगता है कि ये सब्जेक्ट थोड़ा ईज़ी लग रहा है, आप पीवाईक्यू, पहली बार का पीवाईक्यू आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर लगता है कि नहीं ईज़ी है, अभी क्वेश्चन सॉल्व करने की कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप फॉर्मूला शीट बना सकते हैं। उसके उस फॉर्मूला शीट बनाने के बाद जब आप 1 महीने बाद वापस रिवीजन की सोचेंगे, 1-2 महीने बाद, 3 महीने बाद, तो बस आप फॉर्मूला शीट पढ़िए और आप पीवाईक्यू सॉल्व करने लगिए। तो ये रिवीजन था। उसके बाद फिर पीवाईक्यू सॉल्व किए, फिर उसके बाद आपको सिर्फ फॉर्मूला शीट, पीवाईक्यू, फॉर्मूला शीट, पीवाईक्यू, यही मतलब फोकस करना है रिवीजन पे। क्लास नोट्स सिर्फ तभी रेफर करने हैं जब आप कोई चीज़ पीवाईक्यू में भूल गए या फॉर्मूला शीट में कोई आपने चीज़ पढ़ी और उसका कुछ लॉजिक समझ नहीं आ रहा है। ये रिवीजन की था, और क्योंकि सिविल सर्विस में अलग पैटर्न होता होगा रिवीजन का, फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज ये पैटर्न काफ़ी, मतलब मैंने यही फॉलो किया तो मुझे काफ़ी इफेक्टिव लगता है। सबके अपने अपना अलग-अलग तरीके होते हैं। डेफिनिटली कोई, आपको क्या पता, कोई और तरीका सूट करे। फॉर मी दिस मेथड वर्क। तो इससे क्या होता था कि अगर आपका दिन में कॉलेज भी, जैसे बहुत लोग कॉलेज कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं, तो कॉलेज में भी आपका लेट से सुबह 7-8 बजे दिन शुरू होता है, तो शाम के 5-6 बजे तक आप वापस अपने हॉस्टल में या फिर अपने रूम में, मतलब या फिर अपने घर आप आ जाते हैं आराम से। 6 बजे तक तो मतलब मैक्सिमम शायद आ ही जाते हैं। इन केस अगर आप कुछ और मतलब लेट से पार्टी-वार्टी नहीं कर रहे हैं या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, कुछ जैसे ड्रामा या थिएटर वगैरह नहीं कर रहे हैं, तो आप 6 बजे तक कंफर्टेबली अपने रूम या हॉस्टल या फिर अपने घर आ जाते हैं। तो 6 से लेके फिर आपके रात के 12-1 बजे तक टाइम होता है अपने आराम से। उसमें आप बीच में 1-2 घंटे रेस्ट करके आप कोचिंग क्लास भी कर सकते हैं, 1-2 घंटे रिवाइज़ भी कर सकते हैं। मतलब ऑन वीकडेज़, वीकेंड पे तो आपके पास काफ़ी टाइम होता है, कॉलेज क्लास नहीं होती, तब आप आराम से 8 टू 10 आवर्स अपने डेडिकेट कर सकते हैं प्रेप को। पर इवन ऑन नॉर्मल कॉलेज गोइंग डेज़ आप 4 टू 6 आवर्स ईज़िली निकाल सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कॉलेज के साथ हम नहीं तैयारी कर पा रहे हैं। थोड़ा बहुत टफ हो जाता है, एग्ज़ॉस्टिंग बहुत हो जाता है, आपको थकान डेफ़िनिटली बहुत ज़्यादा होती है। पर इट इज़ डूएबल, इट इज़ मैनेजेबल एंड कुछ टाइम की ही मेहनत होती है बस। मतलब जैसे जब मेरा नहीं हुआ था सिलेक्शन, जैसे जब मैं प्रेप फेज़ में था, तब बहुत बुरा लगता था जब मतलब आस-पास के दोस्तों को देखता था। मैं आईआईटी दिल्ली से हूँ, तो वहाँ पे प्लेसमेंट्स काफ़ी लगती हैं मतलब। तो मेरे काफ़ी दोस्तों की जॉब्स भी लगी थी, वो अपना ट्रिप्स करते थे, इधर-उधर घूमते थे, मतलब काफ़ी वही जो ना एन्जॉयमेंट वाली लाइफ़ चल रही थी, और मैं प्रेप कर रहा था एकदम अनसर्टेन एग्ज़ाम के लिए। तब थोड़ा लगता था कि यार कैसे होगा, मतलब अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? पर वो बस 1 डेढ़ साल, 2 साल की थोड़ी मतलब डेडिकेटेड वाली मेहनत होती है। वन्स आप क्वालीफाई कर लेते हैं एग्ज़ाम, तो जो रिवॉर्ड्स होते हैं, जो उसके बाद प्राइड एंड प्रेस्टीज आपको मिलती है, दैट इज़ इनॉर्मस, वो बहुत ज़्यादा होती है। आप यूट्यूब वगैरह में वीडियोज़ तो काफ़ी देखते ही हैं ग्लैमरस वाली, मतलब इतना ग्लैमरस नहीं होता, वो काफ़ी फेक भी होती हैं। बट स्टिल जो आपको सैटिस्फैक्शन मिलती है अंदर से, जो आपको प्राइड एंड प्रेस्टीज फील होती है सोसाइटी की तरफ से, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। वो डेफिनिटली बहुत ह्यूज होती है। एंड सिंस मेरे मतलब जो पेरेंट्स हैं, मदर फादर वो उत्तर प्रदेश से हैं, तो कानपुर एरिया फ्रॉम उत्तर प्रदेश, तो उधर यूपी में स्टिल मतलब सरकारी नौकरी की काफ़ी ज़्यादा मतलब इज़्ज़त है अभी। तो थोड़ा और मतलब अच्छा लगता है कि आपके पेरेंट्स खुश हैं, कोई मतलब सब प्राउड फील कर रहा है। तो आफ्टर एग्ज़ाम जो रिवॉर्ड्स एंड जो मतलब क्या बोलते हैं, यही सब अचीवमेंट्स फील होती हैं, ये काफ़ी ज़्यादा हैं इन टर्म्स ऑफ जो मेहनत आप करते हैं, तो इसलिए कि मतलब थोड़ी कुछ टाइम की बात होती है, आप कॉलेज लाइफ के एटलीस्ट टुवर्ड्स द एंड वाला फेज़ आप पढ़ सकते हैं, पढ़ने में डेडिकेट कर सकते हैं। या अगर आप जॉब में हैं, जॉब के बाद अगर आपको स्विच करने का इसमें आना है, तो कुछ थोड़ा शुरू में काफ़ी एग्ज़ॉस्टिंग, हेक्टिक लगता है, पर इट्स ऑल वर्थ इट। मतलब एवरी सेकंड ऑफ हार्ड वर्क दैट यू डू काउंट्स इन योर लेटर लाइफ, तो वो सब मतलब बाद में आपको उसका फल अच्छा मिलेगा। कुछ टाइम की मेहनत है, उसको आप सिंसियरली कर लीजिए। इसके बाद सोर्सेज़ बुक लिस्ट मैंने बता ही दी थी कि ऐसे कुछ नहीं, जो भी मैंने कोचिंग फ़ॉलो की, उसके सिर्फ़ क्लास नोट्स, बुक्स भी नहीं, मॉड्यूल्स भी नहीं पढ़ी थी मैंने, सिर्फ़ क्लास नोट्स पर ध्यान दिया। कुछ हाँ, जैसे लेट्स से बिल्डिंग मटीरियल एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, तो उसका बुक रेफ़र कर सकते हैं आप। बस क्लास नोट्स बस मेजरली रेफ़र किया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिर मैंने किए थे, और मॉक टेस्ट जो कि मैंने प्रीलिम्स एग्ज़ाम से 4 महीने पहले देने, जैसे मेरे फ़ेब में प्रीलिम्स था, तो अक्टूबर एंड साइड से मैंने मॉक टेस्ट देना शुरू किए थे। तो पहले मिक्स सब्जेक्ट होते थे कि सब्जेक्ट वाइज़ मॉक टेस्ट हो रहे हैं,
उसके बाद फिर फुल लेंथ टेस्ट हुए थे। तो मॉक टेस्ट बहुत सिंसियरली मैंने दिए थे, मतलब अराउंड 40 टू 50 मॉक्स दिए होंगे मैंने, क्योंकि फॉर प्रॉपर प्रैक्टिस। अगर लगता भी है कि आप तैयार नहीं है टेस्ट के लिए, जैसे एनवायरनमेंट वाज वन ऑफ माय वीकेस्ट सब्जेक्ट्स, मतलब एनवायरनमेंट पढ़ के मुझे लगता था कि यार ये क्या सब्जेक्ट है, मतलब मेरे से बिल्कुल ही नहीं हो रहा था। पर तब भी मैं उसके मॉक्स देने जाता था, क्योंकि असली एग्जाम में तो मुझे एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस मतलब आएंगे, फेस करने ही पड़ेंगे। तो इवन विद हाफ प्रिपरेशन, इवन विद अंडर कॉन्फिडेंस इन दैट सब्जेक्ट, क्योंकि मतलब मुझे इतना भरोसा नहीं था खुद पे एनवायरनमेंट में, फिर भी मुझे अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मैं कैसे करूंगा, बस वो जानने के लिए मैं जरूर उसका मॉक देता था। तो ये भी बहुत जैसे अगर आप सिर्फ एनवायरनमेंट, सबके अपने अपने अलग अलग स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस होती हैं। तो कोई भी अगर ऐसे सब्जेक्ट जिसमें आप कॉन्फिडेंट नहीं भी है, मैं कहूंगा आप तब भी उसके टेस्ट दीजिए, मतलब ताकि आपको ये पता चले कि अगर आप अंडर प्रिपेयर्ड भी हैं तब भी आप उस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। क्या आपको ना क्वेश्चन पढ़ के समझ आ जाता है कि यार ये इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहा है, इससे बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आया, तो एटलीस्ट आप वो टॉपिक जरूर पढ़ेंगे जाके वापस। तो मॉक टेस्ट से बिल्कुल नहीं शर्माने, मतलब जैसे बहुत लोग होते हैं कि जिनको डर लगते रहता है टेस्ट देने से, कि हम हमारे कॉन्फिडेंस टूट जाएगा, हम अंडर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, हमें तो बहुत बुरा लगेगा मॉक टेस्ट मगर कम नंबर आ गए। तो यार वो मतलब इससे मॉक टेस्ट में कम नंबर आए वो ज्यादा बेटर है दैन फाइनल एग्जाम में मतलब कम नंबर आना। जैसे शुरू में मेरी मॉक्स में जैसे जो कुछ सब्जेक्ट जो मुझे नहीं पसंद थे, उनमें मेरी परफॉर्मेंस बहुत बेकार हुआ करती थी। तो मतलब था, मतलब मुझे शायद 150 में शायद 60-70 मार्क्स ही आते थे मेरे शुरू में, जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होते थे। तो शुरू में तो भाई लगता है कि यार इतने कम आ रहे हैं, तो पर लेकिन पता है कि उसमें प्रिपरेशन नहीं है तो उसमें कम आएंगे। पर जो जिनमें प्रिपरेशन थी, जैसे स्टील मतलब अच्छे से पढ़ा था, सॉइल अच्छे से पढ़ा था, इसमें मार्क्स ज्यादा भी आते थे, मतलब। तो वही मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, इवन आपको लगता है कि आप अंडर प्रिपेयर्ड है, पर अगर आप अटेम्प्ट दे रहे हैं तो मॉक्स जरूर जो मॉक्स जरूर अपीयर हो। वही एग्जाम टाइम पे वही आप पे मेक मेजर डिफरेंस क्रिएट करेगा फ्रॉम अदर्स। जैसे एक एस्पिरेंट काफी मतलब एस्पिरेंट्स पूछते हैं कि मतलब सोर्सेज सभी सेम फॉलो करते हैं, कि चीजें भी सब सेम पढ़ते हैं, पीवाईक्यू भी सबके लिए सेम है। एक जो मेन डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है वो क्या होता है, वो मैं तो ये कहूंगा कि मॉक्स देने का तरीका, मॉक्स में आप किस तरह से एनालाइज करते हैं वो, एंड जो आपकी स्ट्रैटेजी एग्जाम देने की, एग्जाम में आप कितना प्रेशर हैंडल कर पाते हैं वो। क्योंकि एग्जाम टाइम पे बहुत सारे प्रेशर होते हैं, नॉट जस्ट कि क्वेश्चन हो रहा नहीं हो रहा है, कि कई बार ऐसे मन माइंड में थॉट्स आने लगते हैं कि अगर लेट्स से कि शुरू में जैसे 2024 का जो प्रीलिम्स था इंजीनियरिंग सर्विसेज का, उसमें एक पर्टिकुलर सेट में, सिविल की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें एक पर्टिकुलर सेट में इनिशियली शायद 5 to 8 क्वेश्चन एक टनलिंग चैप्टर होता है उससे आगे। नाउ टनलिंग इज अ थिंग, इज अ चैप्टर जो कि बहुत लोग स्किप कर देते हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत कम अटेंशन देते हैं, मैंने भी वही किया। अगर मेरे सेट में वही सेम रिपीट होता कि भाई शुरू में ही मेरे 8-10 क्वेश्चन टनलिंग से आ गए, तो बहुत पैनिक क्रिएट हो जाएगा कि पता नहीं कैसे होगा, ये तो क्या ही पेपर, बहुत मुश्किल पेपर है, वो क्वेश्चन सॉल्व होंगे ही नहीं, मतलब। तो इस प्रेशर को हैंडल करके मूव ऑन करना कि 150 में सिर्फ 8 ही क्वेश्चन नहीं हुए, अब भी 140 सवालों का पूल है जिसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मतलब अगर आपके सिविल में 170 to 200 मार्क्स आ रहे हैं, विच इज अगेन वेरी गुड, मतलब जीएस में 90 to 100, सिविल में 170 से 200 के बीच में अगर मार्क्स ले आते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर बन जाता है आपका, कुछ इसमें मतलब इट्स अ वेरी रिस्पेक्टेबल स्कोर। तो वही अगर आप और 150 में अगर 10-15 क्वेश्चन नहीं भी हुए शुरू के, बीच में ऐसा हो सकता है फ्लो आ जाए, उस प्रेशर को हैंडल कर कैसे करना है वो आपको मॉक सिखाता है। क्योंकि मॉक्स में डेफिनेटली ऐसे स्टेजेस आते हैं जब लगातार आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं रहे हैं, या फिर क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आपका आंसर फाइनल मैच ही नहीं हुआ। तो ये मतलब बहुत कॉमन हो जाता है मॉक्स में फेस करना, तो ये आपको प्रैक्टिस करता है फाइनल एग्जाम को फेस करने के लिए। तो ये मतलब ये इसीलिए ये मॉक्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, तो इसलिए डेफिनेटली आप मॉक्स जरूर दीजिएगा। इवन अगर आपको लगता है सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता, मतलब मैं जब इंटरव्यू देने भी गया था तो मेरे इंटरव्यू से पहले भी मुझे था कि सिलेबस अभी भी कंप्लीट नहीं है, मैं और कुछ पढ़ सकता था। तो वो कभी कंप्लीट नहीं होता है, तो इसलिए मैं कहूँगा मॉक्स जरूर दीजिएगा। इसके अलावा मेंस आसान राइटिंग में मेन तो जैसे उसके बारे में कुछ एडिशनल टिप्स नहीं है, आप बस मॉक उसमें प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व काफी करिए, उसमें देखिए कि मेथड्स कैसे सॉल्व करते हैं। उसके अगेन मॉक टेस्ट आप मेंस के लिए भी मॉक टेस्ट काफी देंगे, पर उसमें एक ध्यान रखिएगा कि क्योंकि अगर आपकी जैसे मेरी हैंडराइटिंग बहुत खराब है, तो मैं क्या करता था कई बार ना, जैसे कुछ चीजें जो इंस्टेड ऑफ राइटिंग वर्ड्स, जैसे मैं फ्लो चार्ट फॉर्म में अगर दिखा दूं या फिगर या डायग्राम फॉर्म में दिखा, तो वो ज्यादा बेटर होता था। जैसे उससे अगर मुझे पूछा कि क्लासिफाई द टाइप्स ऑफ डैम्स, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग पूरे फुल फुल मैंने बहुत सारे पैराग्राफ लिख दिए, और मेंस में स्पेस बहुत लिमिटेड होती है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मार्क्स। क्या पता अगर 10 मार्क क्वेश्चन है तो क्या पता सिर्फ एक A4 साइज शीट जितनी ही जगह मिले, फिर 1.5 मतलब 1.5 A4 साइज शीट जितनी जगह मिले, उसमें आपको उन 10 मार्क्स को एड्रेस करना है। तो उसके लिए कई बार अगर हैंडराइटिंग खराब है तो आप आप पिक्चर्स या फिर कुछ ड्राइंग या कुछ डायग्राम्स बना सकते हैं। दैट इज ये नहीं कि आप पूरे पेपर में ही डायग्राम डायग्राम बना दें, पर जैसे न्यूमेरिकल है तो वो न्यूमेरिकल यूजुअली स्टेटमेंट फॉर्म में देगा, मतलब कि जैसे उसने लेट्स से आप फाउंडेशन का कोई क्वेश्चन आया तो उसने आपको दिया क्योंकि शैलो फाउंडेशन का क्वेश्चन है। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप क्वेश्चन जब शुरू कर रहे हैं, अपना सोल्यूशन देना शुरू कर रहे हैं,
तो आप उसके शुरुआत में ही ऊपर एक वो शैलो फाउंडेशन का डायग्राम बना दें, उसमें ही सारी वैल्यूज़ मार्क कर दें कि अच्छा ये डेप्थ है, ये विड्थ है, इतना लोड लग रहा है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग कि आप सब लिख रहे हैं लोड, तो उससे बेटर है आप वो प्रेज़ेंटेबल भी रखता है, स्पेस भी कवर हो जाती है उससे, एंड मतलब वो आपको रेफर करने में भी बहुत ईज़ी होगा, एग्ज़ामिनर के लिए भी और आपके लिए भी। तो ये कुछ था कि डायग्राम वगैरह मेंस में ज़रूर बनाइए, अगर पॉसिबिलिटी है, फ्लो चार्ट ज़रूर बनाइए। एंड इन टर्म्स ऑफ आंसर राइटिंग, आप फाइनल आंसर ज़रूर सर्कल कर दीजिए, सर्कल या किसी बॉक्स में फाइनल आंसर, और इन प्रॉपर यूनिट्स। कई बार मेंस में ना यूनिट्स मेंशन कर देते हैं वो, कि मेंशन द फाइनल आंसर इन लेट्स से मीटर्स हो गया या फिर जिस भी यूनिट में, तो वो उसमें ज़रूर ये ज़रूर ध्यान रखिए, फाइनल आंसर हमेशा बॉक्स में ज़रूर डालिए। कि लेट्स अगर मल्टीपल पार्ट्स में से ए फर्स्ट क्वेश्चन दिया, उसके ए बी सी डी 4 पार्ट है। तो ए आपने पहले ए सॉल्व किया, उसका आंसर को बॉक्स में करिए। फिर बी सॉल्व किया, उसके आंसर को बॉक्स में करिए और नोट मेंशन कर दीजिए कि ये बी का आंसर है, ये ए का आंसर है। तो मतलब जितना आप एग्जामिनर के लिए आसान बनाएँगे अपना पेपर सॉल्व करना, उतना बेटर होगा। तो ये एक था मेंस के रिगार्डिंग, जो भी रिलेटिव्स होती हैं, बाकी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए। जितनी भी मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी करिए, स्पीड बढ़ाइए। इनिशियली मेरे आउट ऑफ जैसे 5 करने क्वेश्चंस मेंस में, मेरे 3 ही हो पाते थे। पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 1.5 से 2 महीने जब लगातार मतलब टेस्ट देते रहा, मैं प्रैक्टिस करता रहा, वो 3 के फिर पूरा पेपर कंप्लीट होने लगा था मेरा। इवन इन यूपीएससी जब मैंने मेंस दिया था, तो मेरे पूरे मतलब पाँचों क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे 1-2 मिनट पहले ही, मतलब इन लेस टाइम, मतलब दैन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम। तो वो विद प्रैक्टिस हो जाता है, घबराना नहीं है। मतलब जो कुछ लोज वाले फेजेस होते हैं, डिप्रेसिंग फेजेस होते हैं, स्ट्रेसफुल फेजेस होते हैं, वो सब लोग फेस करते हैं। मतलब इट्स नॉट न्यू कि सिर्फ आप ही फेस कर रहे हैं, मैंने भी फेस किए थे। तो इट्स वेरी कॉमन, तो इससे वो डरना नहीं है, नेगेटिविटी नहीं लानी है, ओवर थिंक नहीं करना है कि अगर होगा नहीं होगा। आप बस पॉजिटिव रहिए। बीइंग जैसे काफी लोग कहते हैं कि आप आंसर राइटिंग में पॉजिटिव अप्रोच फॉलो करिए। मतलब ऐसे लेट से कि कोई इन्वायरमेंट का क्वेश्चन आता है पोल्यूशन पे, तो एक तो इंजीनियरिंग आंसर होता है, पर एक कोई कई बार मतलब अगर जनरल सजेशन भी मांग रहा है, तो ट्राई टू गिव पॉजिटिव सजेशंस कि अच्छा इससे करेंगे तो ये पॉजिटिव चेंज आएगा। तो सिर्फ आंसर्स में नहीं, अपने मेंटालिटी में भी पॉजिटिवनेस लाइए, पॉजिटिव रहिए कि मतलब हाँ, जो होगा अच्छे के लिए होगा, मतलब नेगेटिव होके फायदा नहीं है। और अगर आप कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाएँ, ओवर थिंकिंग करने लगे, तो सबके अपना-अपना स्ट्रेस बस्टिंग मैकेनिज़्म होते हैं, सबके अपने-अपने तरीके होते हैं कि कैसे वापस खुद को शांत किया जाए। जैसे मतलब बहुत लोग रोने में विश्वास करते हैं कि आराम से भाई दिन बहुत खराब गया, आज तो बहुत स्ट्रेस हो गई है। शाम को आराम से भाई मतलब रात को सोने से पहले अपने आप आँसू आ जाते हैं, रोने लगते हैं। कोई बात नहीं, रो के सो जाओ, अगली सुबह उठो, फिर से नई सुबह, नई कहानी। वो हो गया, कई लोग गाने सुन लेते हैं, कई लोग दोस्तों से बात कर लेते हैं, कई लोग टहलने चले जाते हैं, वॉक पे चले गए, घूमने गए, ऐसे कुछ जो पार्क वगैरह कुछ है, कुछ साइक्लिंग वगैरह कर ली। सबके अलग-अलग स्ट्रेस बस्टिंग मैकेनिज़्म होते हैं। तो इनमें से आप कोई भी फ़ॉलो करिए, पर वही कि खुद को चीयरफुल रखिए, खुद को मतलब डाउन मत होने दीजिए, क्योंकि मेंटल गेम है, सिलेबस सब कंप्लीट कर लेंगे, पर इट्स ऑल अबाउट आपकी स्टेट ऑफ माइंड कैसी रहती है। आप पॉजिटिव रहेंगे, आप अच्छा-अच्छा सोचेंगे, तो डेफ़िनिटली अच्छा-अच्छा होगा। तो मतलब ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो भी मुश्किलें होती हैं, सबके साथ आती है मुश्किल, किसी के साथ ज़्यादा, किसी के साथ कम, बट एवरीबॉडी फेसेस ट्रबल्स। तो इसलिए उसको टैकल करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप खुद पॉजिटिव रहिए, खुद अच्छा सोचिए, एंड सब अच्छा होगा। इसके बाद आंसर राइटिंग मैंने बता ही दिया कि आपको मतलब कन्वेंशनल क्वेश्चन सॉल्व करने, मतलब जितने भी प्रॉपर आंसर राइटिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, वो सब सॉल्व करने हैं। थ्योरी में आप कोशिश करिए न्यूमेरिकल ज़्यादा सॉल्व करें, क्योंकि थ्योरी में आउट ऑफ जैसे 20 नंबर का सवाल है, तो 20 में 20 मिलने के चांस बहुत कम होते हैं, क्या तो 20 में 10 या 12 ही दें। पर न्यूमेरिकल अगर आपका पूरा सही है, तो 20 में से 18-16 ईज़िली मिल जाएगा। तो इसलिए जब क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं, तो थोड़ा प्रेफ़रेंस न्यूमेरिकल को ज़्यादा दीजिएगा। तो और पूरी स्टेप्स लिखने का पूरी कोशिश कीजिए इन मेंस। प्री में तो आपको सिर्फ फाइनल आंसर लाना है, आपको कोई भी शॉर्टकट्स हैं वो सब आप सब यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हाँ, थ्योरी में आंसर्स पॉइंट वाइज़ ही लिखने हैं, पैराग्राफ में मतलब कोई क्वेश्चन होते भी नहीं है सिविल में, थ्योरी में कि आपको पैराग्राफ लिखने की ज़रूरत पड़े। सारे क्वेश्चंस पॉइंट वाइज़, पॉइंट फॉर्म में बहुत आराम से लिख सकते हैं। तो या तो नंबरिंग कर दिए 1, 2, 3, या फिर कोई भी डॉट मार के अलग-अलग पॉइंट्स में सेपरेट कर दिए। राइटिंग मेंस में जो आंसर है पॉइंट वाइज़ लिखने में काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। इसके बाद हाँ, एक ये कि अगर प्री मेंस से इंटरव्यू, मतलब इंटरव्यू थोड़ा मैं बाद में रखता हूँ, पहले प्री और मेंस की बताता हूँ। इसमें अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है, जैसे प्री में तो अगर आपको नहीं आता है, तो नेगेटिव मार्किंग सीधा ही होगी, अगर आपका गलत हो गया क्वेश्चन तो। पर स्टिल अगर प्री में ऑप्शंस होते हैं, क्योंकि 4 ऑप्शन में, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपने एटलीस्ट 2 ऑप्शंस में ही सिर्फ कन्फ्यूज़्ड हैं, मतलब आप श्योर हैं कि इन 2 ऑप्शंस में ही मेरा कोई आंसर होगा, तो आपको डेफिनिटली वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 50% है सही होने की। तो आप इकट्ठा कर लेते 5-6 सवाल मिल जाएँगे आपको, जिसमें सिर्फ ऐसे 2 ही ऑप्शंस में आप फँस रहे हैं। तो 5-6 सवाल में आप उन 6 के 6 डेफिनिटली 2 ऑप्शन में कोई भी आप तुक्का मारिए, अटेम्प्ट करिए। तुक्का मैं इसको नहीं कहूँगा, तो एजुकेटेड गेस हो गई कि आपको बस 2 एलिमिनेट करने हैं, 2 में से एंड में सिर्फ 2 ही बचे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को प्री में ज़रूर करने चाहिए, जो कि आपको श्योरिटी तो नहीं आती है, पर आप 2 ऑप्शंस में ही, सिर्फ 2 ऑप्शंस में ही कन्फ्यूज़्ड हैं।
तो ये ज़रूर अटेम्प्ट करना है। मेंस में अगर एकदम ही कोई नहीं आता है आपको, तो क्योंकि सब्जेक्टिव आप लिख नहीं सकते हैं। पर स्टिल अगर कोई, जैसे मेरे टाइम में क्या हुआ, जो मेरा पेपर 1 में कंपल्सरी क्वेश्चन था, वो थ्योरी क्वेश्चन था एक, जो कि मुझे उसकी थ्योरी बिल्कुल ही हवा नहीं थी। मुझसे उसने ग्लेज़िंग ऑफ क्ले पूछा था। ये मेरे सेट में शायद पहला या दूसरा क्वेश्चन नहीं था, तो मैंने बिल्डिंग मटेरियल में कभी ग्लेज़िंग ऑफ क्ले सुना ही नहीं था क्या होता है। पर तब भी क्योंकि मेरे पास एंड में 1-2 मिनट पहले खत्म हो गया था पेपर, टाइम था, तो मैं कहा कुछ लिख देता हूँ, क्या पता आधा एक नंबर मिल जाए। तो मैंने थोड़ा क्ले के बारे में लिख दिया, थोड़ा ग्लेज़िंग का जो भी मुझे इंग्लिश वर्ड मीनिंग समझ आए, हिंदी में भी लिखा होता है शायद। मीडियम, हाँ, आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज का मीडियम जो होता है, वो इंग्लिश ही होता है मतलब। जैसे सिविल सर्विसेज में बहुत सारी लैंग्वेजेज़ में आप देख सकते हैं पेपर, पर इंजीनियरिंग सर्विसेज में क्योंकि इंजीनियरिंग पेपर है, टेक्निकल टर्म्स यूज़ होती हैं, वो आप ये इसका मीडियम सिर्फ़ इंग्लिश ही है। तो इन केस कोई हिंदी मीडियम से आता है, तो आपको थोड़ी इंग्लिश अपनी मतलब पे फ़ोकस करना पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड आपको पेपर सॉल्व इंग्लिश में ही करना है। इसका मीडियम सिर्फ़ इंग्लिश ही होगा। तो इसलिए कि जो मतलब ग्लेज़िंग ऑफ क्ले का जो भी था, मतलब मैंने लिखा इंग्लिश में, जो भी समझ आया मुझे, मतलब कि तो अगर इंग्लिश नहीं आता है, तो आप, अगर न्यूमेरिकल में नहीं आता, तब तो आप कुछ नहीं कर सकते उसका, क्योंकि अगर आपको कुछ कुछ नहीं, हाथ-पैर समझ आ रहा है, तब कोशिश क अगर न्यूमेरिकल में लेट्स से कोई अगर एक स्टेयरकेस होता है जैसे आरसीसी में, तो अगर उसके स्टेयरकेस का कोई क्वेश्चन दिया, आपको नहीं आता सॉल्व करना, तो मैं यही कहूँगा कि मतलब उसमें कुछ एटलीस्ट लोड वगैरह निकाल के दिखा दीजिए। मतलब कुछ एटलीस्ट बेयर मिनिमम, कि इंस्टेड ऑफ 0 1-2 नंबर भी मिल गया अगर, तो वो बहुत मतलब अच्छा है कि 1-2 नंबर से भी एंड में बहुत चीज़ें बदल जाती हैं। तो प्री में तो अगर आपके 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन है, तो आप डेफिनिटली उसको अटेम्प्ट करके आइए। 3 में आपकी कॉल है। 3 में कई बार होता है कि एक ही एलिमिनेट कर पाएँ, 3 बचे, तो मैं तो नहीं करता था 3 में, क्योंकि चांसेस कम है सही होने के। पर 2 में तो मैंने ज़रूर अटेम्प्ट किया है क्वेश्चन, और रिवॉर्ड्स भी मिले हैं। मेंस में अगर न्यूमेरिकल में नहीं आ रहा है, तो कोशिश करता था कि क्या कुछ उस न्यूमेरिकल कोई एक एक या 2 पार्ट ऐसा है जिसके मैं आस-पास कुछ भी लिख सकूँ, कोई फ़ॉर्मूला कोट कर सकूँ मैं कि ये ऐसे लगेगा, या कुछ भी डायग्राम बना के कुछ भी दिखा सकूँ, ताकि अगर 10 नंबर का है तो 1 ही नंबर मिल जाए, 20 नंबर का है तो आधा 1-2 नंबर ही मिल जाए। क्या तो एंड में वही स्कोर बढ़ा देगा मेरा। सेम तो थ्योरी में तो आप अगर कुछ समझ आ रहा है तो लिख सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग ऐसी नहीं होती है। आप मेंस की गाइडलाइंस पढ़ेंगे तो नेगेटिव मार्किंग आपकी हैंडराइटिंग, मतलब उसमें कुछ काफ़ी क्या बोलते हैं, रूल्स होते हैं, जैसे कोई रिलीजियस सिंबल बना देना, या फिर कुछ ऐसे अनाप-शनाप लिख देना, उसके तो नेगेटिव मार्क्स होते हैं। मतलब कि जैसे इंग्लिश मीडियम पेपर है, आपने हिंदी में कुछ लिख दिया, उसके नेगेटिव मार्किंग होंगे। पर और नीटनेस के भी नेगेटिव मार्क्स होते हैं, मतलब पेनल्टी मार्क्स लग सकती है अगर आपने एकदम ही इल्लेजिबल आंसर लिखा है। अगर एग्जामिनर को आपका लिखा हुआ समझ नहीं आया, तो वो नहीं पढ़ेगा, वो उसके मार्क्स नहीं देगा आपको। तो अगेन तभी थोड़ा कहते हैं नीटनेस पर ध्यान दीजिए। इतना नहीं कि आप बहुत सुंदर लिखें, पर नीट, बेसिक नीट, कि आप कोई पढ़े तो समझ आ जाए मतलब। तो ये कुछ था मेंस के रिगार्डिंग कि ये चीज़ें होती हैं। बाकी हाँ, मतलब अगर नहीं आता है, प्री में तो अगर 2 ऑप्शन कन्फ्यूजन है, ज़रूर करिए। मेंस में अगर कुछ भी लिख सकते हैं, आधा 1 नंबर जिससे मिलने के चांसेस हैं, आप ज़रूर लिख के आइए। क्योंकि क्या पता वो 1 नंबर आगे चल के क्या, मतलब आपको सिलेक्ट करा दे, आपका डिपार्टमेंट बहुत अच्छा करवा दे, आपकी रैंक बहुत सुधार दे, क्योंकि रैंक्स बहुत क्लोज़ जाती हैं एंड में। तो इसलिए अगर नहीं आता तो डेफिनिटली वैसे करके करना चाहिए। इसके बाद प्री और मेंस की तैयारी, जैसे मैंने कहा था कि प्री के टाइम सिर्फ प्री पर ही ध्यान दीजिए। जब भी आप क्लास नोट्स वगैरह जो भी क्लासेस करेंगे, तो उसमें सॉल्व्ड एग्जाम्पल, आप कॉन्सेप्ट समझने के लिए ज़रूर सॉल्व्ड एग्जाम्पल देख सकते हैं, कि फुल सॉल्व्ड एग्जाम्पल जो होता है, जैसे एनवायरनमेंट में अगर कोई स्लश ट्रीटमेंट प्लांट है, तो उस प्लांट के पूरे एग्जाम्पल की, अच्छा मतलब पॉइंट ए से लेके एकदम जब तक डिस्चार्ज हो रहा है पानी, तब तक क्या क्या स्टेप्स हैं, कैसे कैसे उसमें बीओडी सीओडी चेंज हो रहा है, कैसे माइक्रोब्स चेंज हो रहे हैं। तो आप कॉन्सेप्ट समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ज़रूर उसको सॉल्व कर सकते हैं। पर प्री पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो भी कैलकुलेशन रेलिवेंट है, आप सिर्फ उस पर ध्यान दीजिए। मेंस के लिए प्री से पहले नहीं पढ़ना है, कि आप प्री से पहले ही मेंस के आप प्री पीवाईक्यू लगा के बैठे हैं, या मेंस के टेस्ट दे रहे हैं आप प्री से पहले ही, या फिर कन्वेंशनल पूरे सॉल्व्ड एग्जांपल आप कॉपी कर रहे हैं या लिख रहे हैं, वो कुछ फायदा नहीं देगा। प्री और मेंस की तैयारी अलग अलग आराम से हो जाती है। ये कि ड्यूरिंग क्लासेस आप डेफिनेटली क्लास में भी सॉल्व्ड एग्जांपल कराते हैं, या आप जो भी बुक रेफर करेंगे उसमें सॉल्व्ड एग्जांपल होते हैं। आप उन्हें पढ़िए, उन्हें अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर समझने की कोशिश कीजिए, पर एज क्वेश्चन सॉल्व मत करने लगे ना सॉल्व्ड एग्जांपल, या फिर जो फुल लेंथ वाले एग्जांपल्स होते हैं, वो आप प्री के बाद आराम से सॉल्व करना। बहुत टाइम होता है मेंस से पहले, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, मतलब आपने प्री के लिए अच्छे से पढ़ा है, तो यू हैव इनफ टाइम आफ्टर प्रीलिम्स, तो वो जरूर ध्यान रखना। और तो ये था मेन, की प्री से पहले मेंस की प्रेप मत कीजिए। प्री मेंस के बीच में हमें बहुत गैप मिलता है। मेंस के लिए सारे सॉल्व्ड एग्जांपल्स, लंबे लंबे एग्जांपल्स आप प्री के बाद कर सकते हैं। इसके बाद पीवाईक्यू में का इंपॉर्टेंस बताई दी मैंने, कि पीवाईक्यू कैसे अटेम्प्ट करना है, और कितने कितने ज़्यादा मतलब उसका यूज़ होता है, कितना रिपीट होता है, वो अगेन डिस्कस हो चुका है। अब इंटरव्यू पर आते हैं। तो सबसे पहले तो इंटरव्यू से जब मैं था, तो मुझे कह रहे थे कि इंटरव्यू इज़ अ पर्सनैलिटी टेस्ट। इंटरव्यू आपके पर्सनैलिटी का टेस्ट है, जो कि मैं कहूँगा काफ़ी हद तक सही है। क्योंकि मैं फ्रेशर था, मैंने 2022 में ग्रेजुएशन की और 23 में इंटरव्यू दे रहा था। तो सिविल की मुझे ऐसा कुछ फील्ड नॉलेज नहीं थी। मतलब मेरे से ज़्यादा
काफ़ी लोग थे जो तीसरा अटेम्प्ट दे रहे थे, चौथा अटेम्प्ट दे रहे थे और जो ऑलरेडी जॉब में थे, मैंने कहीं जॉब भी नहीं की मतलब, तो उनको सिविल की मेरे से ज़्यादा नॉलेज थी। पर स्टिल क्योंकि मतलब मैं कहूँगा कि मेरी पर्सनैलिटी उस सेंस में बोलने में अच्छी थी, मैंने कॉलेज में इनिशियली अपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर होता था, तो इसमें मैंने सोच लिया था कि एटलीस्ट अभी मतलब नॉर्मल कॉलेज एकेडमिक्स एंड अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं, उस पे ध्यान दूँगा, स्पोर्ट्स पे ध्यान दूँगा एंड एंकरिंग और होस्टिंग मैंने काफ़ी की थी कॉलेज में अपने। तो बोलने की पर्सनैलिटी सुधार ली थी, तो वो मुझे इंटरव्यू में काफ़ी बेनिफिट की। तो इसलिए जब मेरा फाइनल पैनल पड़ा भी, तो मेरा इंटरव्यू 15 सितंबर जो इंजीनियर्स डे होता है, मेरा इंटरव्यू तब था 15 सितंबर को और मेरा पैनल जो था वो बीबी स्वेन सर, इसी साल मतलब लास्ट ईयर ही यूपीएससी मेंबर बने थे वो। तो वो चेयरमैन थे मेरे पैनल के, उनके साथ 3 लोग और थे मतलब। तीनों का मतलब मुझे लग रहा था मतलब मुझे उनकी आइडेंटिटी नहीं पता होती आपको, दे आर मतलब ऐसे एनोनिमस कह सकते हैं आपके लिए। तो वो थे तो मेरा इंटरव्यू था कि क्योंकि मतलब मेरा होम टाउन जो है वो कानपुर साइड का है, तो उन पहला क्वेश्चन ही मतलब बहुत प्लेजेंट एनवायरनमेंट होता है इंटरव्यू का। तो ये था कि जब हम लोग जाते हैं पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो जो मेन स्ट्रेसफुल टाइम होता है इंटरव्यू का, वो तब होता है जब आप उनके रूम के बाहर बैठे हैं। जैसे आपको जब आपका इंटरव्यू जैसे लेट्स से कि आपका इंटरव्यू 2 बजे से शेड्यूल्ड है, तो आपको 1:50 पे आपको उनके रूम के बाहर बिठा देंगे कि आप 10 जब वो रेडी अंदर जब रेडी हो जाएँगे चेयरमैन सर, तो वो आपको कॉल कर देंगे मतलब दे ही विल इनवाइट यू। तो वो जो 5 से 10 मिनट का आपका अकेले बैठने का टाइम होता है क्योंकि उससे पहले आप सब दोस्तों के साथ होते हैं। एक मतलब कॉमन एरिया होता है, वहाँ पे अपना रिफ्रेशमेंट चाय, कॉफ़ी, जूस मतलब बिस्किट्स एंड सब न्यूज़पेपर सब अवेलेबल होता है। आप सब मतलब एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट में हैं, सब लोगों के साथ हैं, बातें कर रहे हैं। पर वो 5 से 10 मिनट आप एकदम अकेले हैं। तो उस जब वो बेसिकली जब आप उस अकेलेपन में होते हैं तो बहुत टेंशन होती है। मतलब मैंने उससे पहले बहुत बार स्टेज पे गया था मैं कॉलेज में। जैसे कुमार शाह सर हैं, मतलब उनके लिए मैंने ओपनिंग की थी, तब भी बहुत भीड़ हुआ एड्रेस किया था। और एक टीवीएफ एस्पिरेंट्स वेब सीरीज़ है, उसके लिए भी मैंने होस्टिंग की थी, उस सब जो कास्ट आई थी। तो इवेंट्स किए थे कॉलेज में बहुत ज़्यादा होस्ट, बहुत सारे 10,000 15,000 लोगों के सामने बोला भी था। पर ये मोमेंट बहुत अलग था, इसमें हार्ट बीट बहुत तेज़ थी, हाथ बहुत काँप रहे थे, दाँत अपने आप कट-कट शिवर करने लगे थे, कटकटाने लगे थे। तो मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो 5 मिनट कैसे कटेंगे? मतलब हर सेकंड लग रहा था कि हर 1-1 सेकंड 1-1 घंटे के बराबर है। तो तब मतलब तब मैंने यही सोचा कि ठीक है अब क्या करें? तो फिर मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया था कि मतलब कि कुछ मतलब भगवान मतलब मैं हनुमान जी का भक्त हूँ तो कि भगवान कुछ बचा लेंगे मुझे। तो मतलब मैंने बस वही शुरू कर दिया कि मतलब जय हनुमान ज्ञान गुण सागर कि भई फिर पढ़ता रहा, उसके बार-बार रिपीट कर रहा था, जब तक चांस नहीं आ गया। उन्होंने अंदर बुलाया तो क्योंकि मेरी होम टाउन कानपुर साइड है, तो उन्होंने पहला क्वेश्चन ही उधर से पूछा था कि वही किस लिए फेमस है, क्या-क्या होता है? फिर मैंने हॉबीज़ में जैसे पोएट्री, शायरी ये सब लिखा था, तो इन इसके बारे में थोड़ा पूछा, तो ये चेयरमैन सर ने पूछा था, आराम से बिठा के। एक राउंड टेबल होती है, जैसे अगर किसी ने 12th फेल देखी हो, तो 12th फेल का जो लास्ट सीन है, उसमें वो इंटरव्यू सीन दिखाते हैं, तो एकदम वैसे ही होता है। एक राउंड टेबल होती है, आपके सामने जो चेयरमैन होते हैं आपके बोर्ड के, वो बैठे रहते हैं और 2 मेंबर इधर और 1-2 मेंबर इधर लेफ्ट और राइट में ऐसे राउंड टेबल में बैठे हैं। सेम वैसी अरेंजमेंट था। वो ऑफ़र करते हैं चाय पानी में, वैसे आप बाहर भी पी सकते हैं, तो लेकिन वो ऑफ़र कर्टेसी के लिए करते हैं। तो पहले चेयरमैन सर पूछते हैं, फिर अपने आप हर मेंबर अपना-अपना पूछने लगता है। जैसे हम लोग सोच रहे हैं क्योंकि मेरी जॉब एक्सपीरियंस नहीं दी गई, मैंने कहीं फील्ड में काम नहीं किया था, मैंने कहीं इंटर्नशिप नहीं की थी, तो उन्होंने जो क्वेश्चन मेरे से कुछ था नहीं प्रैक्टिकल क्या पूछेंगे मेरे से, तो मेरे से जो बीटेक प्रोजेक्ट होता है, हर कोई बीटेक में अपना एक प्रोजेक्ट करता है इंजीनियरिंग में, मेरे से उससे पूछा था कि आपने किसमें किया था, उस पे काफ़ी इन डेप्थ बातें हुई थी। तो उस पे मतलब क्योंकि मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे मैंने ऑलरेडी मतलब काफ़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, वो बाकी यूट्यूब चैनल्स पे वीडियो पड़ी है, आप रेफर कर सकते हैं। तो मैंने मॉक दिए थे, तो उसमें भी क्वेश्चन्स आए थे बीटेक प्रोजेक्ट को लेके। तो वो बीटेक प्रोजेक्ट मैंने अच्छे से मतलब प्रिपेयर किया था, उस पे काफ़ी अराउंड 30 टू 35 मिनट्स मेरा इंटरव्यू चला था। उन 30 से 35 मिनट अराउंड 10 मिनट तो मेरा सिर्फ बीटेक प्रोजेक्ट पर ही डिस्कशन हुआ। क्योंकि वो था मतलब एनवायरनमेंट रिलेटेड था, एनवायरनमेंट एंड सॉइल रिलेटेड था काफ़ी। तो उससे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे भी बातें हुई। उस पे जो एक करंट मेक इन इंडिया है, उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, एनवायरनमेंट को और सस्टेनेबल बनाने के लिए। एक एसडीजी जो होते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं इंडिया के, 2030 में कुछ अचीव करना है, 2047 तक कार्बन न्यूट्रल होना है, तो इन सब के अराउंड रिवॉल्व किया था काफ़ी ज़्यादा। तो शुरू में ऐसे काफ़ी जनरल था, कुछ एचआर बेस्ड क्वेश्चंस भी आए थे क्योंकि लीडरशिप स्किल्स थी मेरे पास कॉलेज में। उनके अराउंड रिवॉल्व किया इंटरव्यू, और जो फाइनल मेंबर थे इंटरव्यू पैनल के, उन्होंने थोड़ा सिविल रिलेटेड ज़्यादा पूछा इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल, जैसे जिनको पता होगा शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, उन्होंने मुझे वो सब बनाने को दिया था लोडिंग डायग्राम देके। तो वो अनफॉर्चुनेटली मेरे से नहीं हो पाया था, शायद बहुत स्ट्रेस था, आउट था या फिर बहुत एग्जॉस्ट हो चुका था। वो नहीं बन पाया, पर स्टिल आई गॉट मार्क्स ऑफ 136 आउट ऑफ 200, जो कि मेरे ईयर में थर्ड हाईएस्ट थे। मेरे से उस पैनल में फर्स्ट और टोटल थर्ड थे। मेरे से ऊपर सिर्फ 138 और 140 मार्क्स थे। तो आई डिड प्रीटी वेल इन माय इंटरव्यू, जिससे मेरी रैंक काफ़ी बूस्ट अप हुई।
और जिससे 23 ला पाया मैं, वरना इंटरव्यू को थोड़ा और खराब जाता तो क्या पता, मतलब इतनी टॉप रैंक नहीं आ पाती। तो इंटरव्यू को रही बात उसको प्रिपेयर करने के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आप एक डैफ होता है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, वो आपकी सीवी की तरह होती है, जो बायोडाटा हम लोग कहते हैं सीवी, वो आप यूपीएससी को देते हैं कि आप इसके अराउंड शुरू में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो उसमें आपके होम टाउन हो गया, आपके पापा मम्मी के बारे में हो गया, क्या करते हैं, उनकी जॉब प्रोफाइल क्या है, आपने पहले कहाँ से कॉलेज किया है, स्कूलिंग की है, कहाँ पे रहे हैं आप, क्या-क्या मतलब हॉबीज़ क्या हैं आपकी, आपने कोई लीडरशिप पोज़ीशन होल्ड की है क्या? आपने एनसीसी, एनएसएस, स्पोर्ट्स क्या-क्या किया है, या फिर कौन से कोई सिग्निफिकेंट अवार्ड्स मिले हैं आपको, नहीं मिले? ये सब आप उसमें नोट लिखते हैं। उसको भरते हुए आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना है, उसको भरते हुए आपको बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान से भरना है, क्योंकि उसमें अगर आपने कुछ गलती की, तो वो अगर उन्होंने चेयरमैन सर ने दे बाद क्योंकि उनके पास यूपीएससी के पास आपकी इन्फॉर्मेशन के नाम पे सिर्फ वही जाता है। तो उससे जब वो सवाल पूछेंगे, अगर आपने कुछ ऐसा ही भर दिया, जैसे लेट्स से कि मैं चेस बहुत कम खेलता हूँ, मुझे चेस के बारे में ज़्यादा नॉलेज है नहीं। पर मैंने अगर हॉबी में लिख दिया कि आई लाइक टू प्ले चेस, और उन्हें चेस पे कुछ भी मतलब पूछ लिया कि भाई ग्रैंड मास्टर वगैरह क्या होते हैं, कैसे क्या होता है, बुलेट क्या होता है चेस में, ब्लिट्ज़ क्या होता है चेस में, अलग-अलग टर्म्स होती हैं चेस से रिलेटेड। तो मैं नहीं बता पाऊँगा, मतलब मैंने सिर्फ़ सुना है, मुझे पता ही नहीं है। या फिर जैसे लेट्स से मैंने टेनिस लिख दिया, बैडमिंटन लिख दिया, तो मुझे सिर्फ़ खेलना आता है, पर मुझे इन डेप्थ नहीं पता है। आप हॉबी जो अपने डैफ होता है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें शुरू में तो जो आपकी इन्फो है, वो तो आप नहीं बदल सकते हैं कि आप कहाँ बॉर्न, आपकी बर्थ प्लेस क्या आती है, आपका होम टाउन क्या है, आपके पापा क्या करते हैं। वो सब तो विल बी देयर, मतलब वो तो आप चेंज नहीं कर सकते हैं। व्हाट यू कैन गिव फ्रॉम योर साइड कि आपकी हॉबी क्या है। जैसे मैंने पोएट्री बहुत सोच समझ के लिखी थी, क्योंकि मुझे आती भी थी, मैं खुद भी करता हूँ पोएट्री। एंड जो बहुत माइन्यूट चीज़ें होती हैं अबाउट पोएट्री, राइम स्कीम क्या होती है, फेमस अवार्ड्स क्या होते हैं, फेमस पोएट्स कौन है इंडियन या इंटरनेशनल हिंदी के, मतलब तो ये सब मैं पढ़ के गया था, पता भी थी, इंटरेस्ट भी था, इसलिए सब प्रिपेयर करके गया था। लीडरशिप पोज़ीशंस जब मैंने भरी थी, तो उसमें जो भी भरा था, जैसे स्पोर्ट्स में शॉट पुट करता हूँ मैं। जैसे इंटर आईटी होता, तो मैं इंटर आईटी में खेलता था शॉट पुट में, मेडल भी है, तो वो सब क्योंकि गेम खेला है, गेम का पूरे बारे में जाना है, तो आई न्यू एवरीथिंग अबाउट दैट गेम। बहुत लोग क्रिकेट भर देते हैं कि क्रिकेट तो मतलब सबको ही आता है, तो क्रिकेट भर देते हैं। बट जैसे मुझे याद है, एक से क्रिकेट में पूछा कि चल टाइप्स ऑफ डक्स बताओ, कितने टाइप ऑफ डक्स होते हैं? तो शायद एक कोई लोगों को यूजुअली 3 या 4 टाइप ऑफ डक्स पता है क्रिकेट, एक गोल्डन डक होता है, एक सिल्वर डक होता है, एक कोई प्लैटिनम डक भी होता है, एक डायमंड डक होता है, ऐसे बहुत ब्रॉन्ज़ डक भी होता है, बहुत सारे तरह के डक होते हैं। लोगों को सिर्फ गोल्डन डक पता है या सिल्वर डक पता है। तो मतलब यू डेफिनिटली मतलब उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं अगर आप क्रिकेट लिख रहे हैं, तो मतलब स्टडी इट वेरी मतलब बहुत अच्छे से। तो ये सब चीज़ें होती हैं, मतलब तो इसलिए मतलब इंटरव्यू इज़ मोर लाइक पर्सनैलिटी टेस्ट। आप वहाँ पे इंटरव्यू में, हाँ, ये एक बात है, अगर आपको इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन नहीं आता है, आप बहुत प्यार से बोल दीजिए कि सॉरी सर, आई डोंट नो द आंसर, आई एम नॉट अवेयर ऑफ द आंसर, बट आई डेफिनिटली मतलब ट्राई टू रीड मोर अबाउट इट व्हेन आई गो बैक। आप सीधा नो मत करिए कि मतलब हाँ, कि जाके नो सर आई डोंट नो, कह दीजिए कि हाँ, मैं बाद में जाके इसको डेफिनिटली देखूँगा। पर बी मोर सिंसियर, ऐसा नो कहते हुए आपको उदास नहीं होना है, कि वरना उनको लगेगा कि बताओ मतलब इतना इगोइस्टिक बच्चा है कि इसको क्वेश्चन नहीं आता, तो ये तो उदास हो गया। बी हैप्पी, मतलब बी ऐसे एंथुसियास्टिक, आप एकदम क्यूरियस रहिए, उत्सुक रहिए कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं भी आती है, आप उनको दिखाइए कि आप बहुत आतुर हैं, तत्पर हैं, बहुत एंथुसियास्टिक हैं उस चीज़ के बारे में पढ़ने के लिए, उस चीज़ को जानने के लिए। तो इंटरव्यू में पर्सनैलिटी टेस्ट ही है, नॉलेज के बारे में आप बिल्कुल मत डरिए। बेसिक तो डेफिनिटली होनी चाहिए, अगर मैं सिविल से हूँ, तो जो सिविल के बेसिक्स पता होने चाहिए कि अच्छा बिल्डिंग बनती है, कैसे बनती है, क्या-क्या चीज़ें होती हैं। तो और अगर कोई मतलब लेट्स से मैकेनिकल का है, तो उसको इंजन्स के बारे में, मतलब जो अपनी कोर फील्ड है उसके बारे में पता होना चाहिए। मैं क्योंकि दिल्ली का हूँ, तो मुझे दिल्ली की बेसिक जियोग्राफी वगैरह पता होनी चाहिए, लैंडफिल्स वगैरह की प्रॉब्लम, जो फ्लड्स होती हैं लैंडफिल में, काफ़ी दिक्कतें होती रहती हैं। वाटर स्कैरसिटी, जैसे मान लीजिए जैसे कोई बैंगलोर का है, तो उसको वाटर स्कैरसिटी के बारे में पता होना चाहिए। तो जो बेसिक लोकल प्रॉब्लम्स हैं, वो सब तो मतलब अवेयर होना ही चाहिए। उसके बाद जो एडवांस नॉलेज होती है, उसके बारे में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे भी सिविल की एडवांस नॉलेज की कोई ऐसे ज़्यादा जानकारी नहीं थी। मतलब मैं तैयार था कि अगर मुझसे कोई वो पूछते टफ क्वेश्चन, मैंने बोला भी नो, मतलब जैसे मैं सिविल में ही जो ग्रेडिंग कर्व एक होती है, मतलब ग्रेडेशंस होते हैं पार्टिकल साइज़ के ऊपर अलग-अलग, उसमें उन्होंने कुछ बहुत इन डेप्थ क्वेश्चन पूछा था, जो कि मुझे नहीं आता था। तो मैंने बोला 3-4 बार मैंने बोला, 2 बार तो लगातार बोला कि सॉरी सर, आई डोंट नो द आंसर। तो अभी लगता है आपको सुनने में कि यार इंटरव्यू फाइनल बैठे हैं, उसमें कितना मतलब एम्बैरेसिंग होता होगा कि आप उनके मुँह कह रहे हैं कि उनके मुँह पे कि सर नहीं आता है मुझे। पर वो एप्रिशिएट करते हैं बहुत ज़्यादा। मेरे मतलब बहुत अच्छे नंबर आए इंटरव्यू में। इवन आफ्टर मैंने बहुत बार मतलब 4 बार एटलीस्ट तो मुझे ही याद है बोला है, उसके अलावा भी मैंने बोला है। हाँ, कुछ क्वेश्चन्स में अगर आपको लगता है कि आप इसको गेस कर सकते हैं। जैसे अगर जैसे आपसे कोई पूछता है कि ब्लैक स्वान इवेंट क्या होता है? तो आप मतलब ब्लैक स्वान इवेंट किसी ने अगर नहीं पढ़ा होगा, आप गेस कर कि ब्लैक स्वान बहुत रेयर होती है, मतलब ऐसा इवेंट मतलब जो कि ऐसे रेयर, मतलब थोड़ा आप गेस कर सकते हैं। तो आप उनको बोल दीजिए कि सर आई एम नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट मीनिंग, बट आई वुड लाइक टू गेस।
तो अगर उन्हें अब एग्री कर दे कि हाँ प्लीज मतलब गो अहेड विद द गेसिंग, तो आप गेस कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सर इसका मतलब ये हो सकता है। ये भी अप्रिशिएटेड होता है कई बार, बार बार नहीं, पर हाँ कई बार अगर आप श्योर हैं इस मीनिंग को लेके, तो आप डेफिनेटली बोल सकते हैं कि हाँ। रही बात इंटरव्यू के मीडियम के लिए, क्योंकि आपने प्री और मेंस तो आपको इंग्लिश में ही देना पड़ेगा इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में, पर जो इंटरव्यू है वो आप हिंदी के लिए पूछ सकते हैं उनसे वाइल आंसरिंग। जैसे आप कुछ सिविल की जो लेट से टेक्निकल टर्म्स है, जैसे बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स हो गया, डक्टाइल डिटेलिंग हो गई, अर्थक्वेक रेसिस्टेंट हो गया, तो ये सब तो मतलब टेक्निकल टर्म्स है, ये आपको इंग्लिश में ही कोड करनी पड़ेगी। पर जैसे मैं आपसे बात करूँ, मैं हिंदी है मतलब बाइलिंगुअल है, इसके लिए आप पूछ सकते हैं कि सर मतलब आई एम नॉट सो कंफर्टेबल इन इंग्लिश, कैन आई आंसर इन हिंदी। तो बहुत से मतलब यूपीएससी के जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं वो अग्री कर जाते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि सबकी भी इंग्लिश जरूरी, मतलब अच्छा इंजीनियर इंजीनियर वो नहीं होता जिसकी इंग्लिश अच्छी होगी, मतलब अच्छा इंजीनियर तो नॉलेज से बनता है। तो फिर वो मतलब अलाउ कर देते हैं। तो इंटरव्यू में लैंग्वेज को लेके भी आपको ऐसे घबराना नहीं है, ऐसे डरना नहीं है कि मतलब हाँ कि लैंग्वेज बहुत वो दिक्कत वाली हो गई तो क्या मतलब मुझे इंग्लिश में अच्छी नहीं आती तो क्या होगा। थोड़ी इंग्लिश कोशिश करिए इम्प्रूव हो, नहीं होती कोई बात नहीं, आप हिंदी में इंटरव्यू दे सकते हैं। पर टेक्निकल टर्म्स अगेन आपको इंग्लिश में देना पड़ेगा। पर हाँ, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, मतलब वहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा कि आप कॉन्फिडेंट हैं। जैसे जब मैं नो बोल भी रहा था, तो वही सिंसियरली बोला, नो एंथुसियास्टिकली बोला ना कि सर नहीं आता, पर मैं डेफिनेटली इसको रेफर करूंगा। और जो क्वेश्चन आता, तो उसमें ओवर एक्साइटेड भी नहीं होना है, ईगो नहीं दिखानी है कि देखो मुझे तो ये सवाल आता है, आपने बड़ा मुश्किल सवाल पूछा था, पर देखो मैं तो मतलब बता देता हूँ। और जितना वो पूछे उससे ज्यादा बताना भी नहीं है। अगर जैसे उन्होंने बहुत सिंपल डेफिनेशन पूछी है, उन्होंने सिर्फ मेक इन इंडिया के बारे में पूछा कि मेक इन इंडिया जो अभियान था, जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम था, वो जब किस मतलब उसका एम क्या था, या गवर्नमेंट ने लॉन्च किया तो क्या सोच के, ऑब्जेक्टिव क्या था। तो आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव बताना है, और ये मत बताने लगी कि उसकी क्या डेवलपमेंट हो चुकी है, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, कैसे आप उसको सुधार सकते हैं। उसने उन्होंने नहीं पूछा आप ज्यादा 30 मार खा मत बनिए, मतलब वो उनको भी पसंद नहीं आएगा, और बहुत ये नेगेटिव क्वालिटी है एक ऑफिसर के लिए कि वो जरूर जरूर से ज्यादा शो ऑफ करने लगे, ईगो दिखाने लगे। उन्हें जितना पूछा है उतना आप जरूर बताइए। हाँ, अगर आपको लगता है, आप उन्हें बोल सकते हैं कि सर मतलब देर आर मतलब इट दो इट्स नॉट डूइंग करेंटली दैट गुड, या फिर इट्स डूइंग वेरी नाइसली करेंटली, एंड दीज आर द फ्यूचर स्कोप एज वेल। आप मुझे पूछ सकते हैं कि हाँ मतलब ऐसे फ्यूचर स्कोप्स हैं। अगर वो चाहे तो आप भाई कंटिन्यू कर सकते हैं बताना, वरना आप रुक जाइए। कीप योर आंसर शॉर्ट एंड क्रिस्प। अगर उनको ज्यादा सुनना होगा वो बोल देंगे। मैंने भी बहुत बार क्या किया था कि ज्यादा नहीं बताया, टू द पॉइंट बताया, उन्होंने फिर खुद ही कह दिया कि अच्छा इसके बारे में थोड़ा और बताइए, एलैबोरेट मोर ऑन दिस। तो आप आराम से अपना जो भी ज्ञान है आप उनको दिखाइए, पर गलत कोशिश करिए, गलत मत बताइए। क्या फ्लो फ्लो में अगर आपने लेट से कुछ रॉन्ग फैक्ट्स स्टेट कर दिया, कुछ गलत बोल दिया, तो ये आपकी इंटेग्रिटी के लिए बहुत बुरी चीज है, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि आप ऑनेस्ट रहेंगे अपनी नॉलेज के हिसाब से। अगर आपको कोई चीज नहीं आती है, तो आप ईमानदारी से उसको एक्सेप्ट कर लीजिए कि सर ये मुझे नहीं आता है, या ये मुझे याद नहीं आ रहा है, मैंने पढ़ा था पर मुझे याद नहीं आ रहा है। दैट्स वेरी मतलब पॉजिटिव, रादर देन आपको कुछ याद नहीं आ रहा है, या कुछ आपको पता ही नहीं है, आप उसको गैस करने लगे। गेसिंग बहुत ज्यादा फ्राउन अपॉन होती है, गेसिंग को बहुत तुच्छ नजरों से देखा जाता है। तो आप इंटरव्यू में गेस तो मत करिए। आपको कुछ आता है, वेल एंड गुड, आप बताइए। नहीं आता है या फिर आप भूल रहे हैं, आपने पढ़ा था, पर आप उनको ऑनेस्टली बता दीजिए। ऑनेस्टी एंड कॉन्फिडेंस आर द टू थिंग्स जो आपको इंटरव्यू में हाई स्कोर लाने में बहुत हेल्प करेंगे। नॉलेज तो मतलब बेसिक नॉलेज तो आपको होनी ही चाहिए अगर आप इंटरव्यू तक पहुंच रहे हैं, एंड वो वैलिडेशन से होती रहती है नॉलेज। तो ये इंटरव्यू रिलेटेड टारगेटेड था। ड्रेस कोड तो लड़कों के लिए फॉर्मल, मैंने यूजुअली लड़कों को फॉर्मल्स में देखा है इंटरव्यू में। ब्लेजर आपकी चॉइस होती है, आप चाहे तो कोट पहनिए, वरना फॉर्मल जो पैंट शर्ट जो ऑफिस अटायर होता है वो। एंड फीमेल्स को मैंने यूजुअली सलवार कुर्ता है जो साड़ी होती है। बाकी फीमेल्स का तो मतलब फीमेल एस्पेक्ट ज्यादा पता पाएंगे, पर जितना मैंने देखा है कि उसमें यूजुअली वही जो ट्रेडिशनल अटायर होता है वो ज्यादा इंटरव्यू में होता है। आप बाकी डैफ को ध्यान से भरिएगा, क्योंकि उसमें कुछ गलती वो बाद में बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करती है। इसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट हो गया। हाँ, इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी आपको शेयर कर लिया। क्वेश्चंस कैसे पूछे थे, वही मतलब एक बीटा प्रोडक्ट पे काफी टाइम डिस्कशन चला था। तब जो करंट अफेयर टॉपिक्स कुछ कुछ जो भी थे, तो उस पे, और एंड में तो शेयर फॉर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, मतलब एक न्यूमेरिकल टाइप का कुछ उन्होंने पूछ लिया था। मतलब कई बार बहुत जेनरिक चीजें भी पूछते हैं। जैसे मेरे एक दोस्त से पूछा था कि सर ने अपना एक पेन निकाला, कहा कि जैसे कि हम किसी भी बिल्डिंग की जो जैसे अगर मुझे देखने की ये पेन कितना और चलेगा, तो मैं इस पेन की रिफिल देख के बता सकता हूँ कि ये पेन की लाइफ लाइन कितनी और बची है, मुझे कितने टाइम में इस पेन को रिपेयर करना पड़ेगा, पेन की रिफिल चेंज करनी पड़ेगी। सेम लॉजिक क्या मैं अपने जो इस रूम में बैठा हूँ उसमें किसी स्लैब या बीम को देख के मैं बता सकता हूँ क्या कि ऐसे कौन से विजिबल फैक्टर्स हैं जिसको देख के मैं ये बता पाऊँ कि इस रूम की लाइफ लाइन और कितनी है, या फिर कितने टाइम बाद मुझे इसको रिपेयर या मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे जेनरिक चीजें भी हैं जो आपकी मतलब एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं, या फिर जो आपकी कॉमन सेंस टेस्ट कर रहे हैं। तो इनके लिए तो आपको ये आपकी पर्सनालिटी बेस्ड ही क्वेश्चन हो गया। अगर आपने मतलब ये कोई ऐसे मतलब नॉलेज करने की टेस्ट है,
या आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिविल का टेस्ट है, वो आप अब जब मॉक इंटरव्यू के लिए प्रैक्टिस करेंगे, अब दूसरों के मॉक इंटरव्यूज़ देखेंगे, तो ये आदत आपकी तब बिल्ड हो जाएगी अपने आप। तो ये कुछ था इंटरव्यू के रिलेटेड। कुछ भी ऐसा अगर इसके आप बाकी डाउट्स चैट में बता सकते हैं, मैं एंड में चैट्स के डाउट ज़रूर सॉल्व करूँगा। एंड वरना आप मुझे इंस्टाग्राम पे मतलब मैसेज कर सकते हैं, तो कुशाग्र I_IES के नाम से मैं इंस्टा पे हूँ, आप वहाँ पे टेक्स्ट कर सकते हैं, मतलब आई एम क्वाइट एक्टिव देयर। तो वहाँ पे फिर मेरी ईमेल आईडी vkushagra10@gmail.com है। उधर भी मतलब यू कैन टेक्स्ट मी विद एनी ऑफ योर डाउट्स बिना हेजिटेशन के। इसके बाद सर्विस प्रोफाइल, जैसे मैंने बोला था कि मुझे CPWD मतलब मोस्ट प्रोबेबली मिलेगा, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। तो उसका जो वर्क प्रोफाइल है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं अपार्ट फ्रॉम रोड्स एंड हाईवेज, वो सब CPWD कैरी आउट करता है। जैसे मतलब एग्जाम्पल के रूप में जितनी भी IITs एंड IIMs है, उन सबको कंस्ट्रक्शन एंड उन सबका मेंटेनेंस CPWD के अंडर आता है। जो भी दिल्ली में होगी, जैसे दिल्ली इज द स्टेट कैपिटल और नेशनल कैपिटल, तो यहाँ के जितने भी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं, ये सब मतलब ये सब वही CPWD हैंडल करेगा। अलग अलग स्टेट, यूपी हो गया, बिहार हो गया, अलग अलग स्टेट्स में जितने भी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स होते हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, कैरीड आउट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये सब भी CPWD कैरीज आउट। तो ये बेसिक्स डिपार्टमेंट वर्क है। बाकी सर्विस प्रोफाइल, आई विल बी एन असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इनिशियली इन माय ट्रेनिंग पीरियड। आफ्टर दैट आई विल बिकम एन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जिसको एक्सीएन काफी लोग कहते थे, वो फिर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, फिर चीफ इंजीनियर, फिर एडिशनल डायरेक्टर जनरल एंड फाइनली डायरेक्टर जनरल। तो ये था इसके बारे में, मतलब CPWD के बारे में यू कैन मतलब सर्च मोर ऑन द नेट। इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ये उसके अंडर आती है। मतलब दिस ऐसे अलग अलग मिनिस्ट्री से, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर जो हो गया वो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आ गई। वाटर सेंट्रल वाटर कमीशन जो होता है वो वाटर मिनिस्ट्री के अंडर, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स अलग अलग मिनिस्ट्री के अंडर है। और इसके बाद मतलब मैंने बुक्स एंड सोर्सेस बता ही दिए थे। हाँ, ये कि अगर मुझे फिर से तैयारी करने को मिलता है यूपीएससी के लिए, कि अगर लेट्स से कि यही सेम नॉलेज मुझे 2 साल पहले होती है अबाउट दिस प्रिपरेशन फेज, या फिर वो गलतियाँ जो मैंने की, जो मैं चाहूँगा कि आप ना करें, वो यही होंगी कि जब आप क्लास नोट्स बना रहे हैं तो उसको थोड़ा ध्यान से बनाइए। कई बार क्या होता था कि मैं कॉलेज की जल्दबाजी में या फिर थोड़ा डिस्ट्रैक्ट बीच में होने के लगती, लेट्स से कि कुछ पढ़ रहा हूँ मैं, पर मन पूरा इधर नहीं है। मान लेट्स से कोई मैच आ रहा है, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, या फिर कोई मूवी नहीं आई, वो उधर वो देखने का ज़्यादा एक्साइटमेंट है, या कुछ घर में टेंशन चल रही है। तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड बाय सच थिंग्स, बेटर ये होता है कि आप जब क्लास नोट्स अपने बनाएं तो उस पर ज़्यादा फोकस करें, उस पर ज़्यादा ध्यान दें। मतलब क्योंकि जब आप क्लास नोट्स बना रहे हैं तो वो उस समय जो कंसोलिडेट आपका नॉलेज हो रही है अबाउट दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दैट क्रिएट्स अ बेस फॉर यू, ताकि आप जब सेकेंड टाइम रिवाइज करेंगे या जब फर्स्ट टाइम रिवाइज करने वाले होंगे, तो आप कितना इफेक्टिवली रिवाइज कर सकते हैं, कितनी ज़्यादा चीज़ें आपको याद होंगी, वो इस पर डिपेंड करती है कि आप क्लास नोट्स जब बना रहे थे, क्लास सुन के, उस टाइम आपने कितना ध्यान दिया था। तो अगर कोई मेरे से अभी पूछे कि कोई जो एक प्राइमरी एडवाइस जो मैं देना चाहूँगा, वो यही होगी कि जो क्लास नोट्स है, वो बहुत अच्छे से क्लास नोट्स बनाते वक़्त कोशिश करिए कि पूरी मैक्सिमम अटेंशन जो है, वो मैं सिर्फ़ क्लास को ही दूँ, मतलब जो उस समय क्लास नोट्स पर ही रहें, और मैं इधर-उधर फालतू चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट ना हूँ। मतलब एक ये चीज़। दूसरी चीज़ जो कि मैं सोचूँगा वही कि मॉक टेस्ट एनालाइज़ थोड़ा ढंग से करें। जैसे कई बार होता था कि कोई मेरा मॉक टेस्ट 1-2 हुए थे जो बहुत खराब थे। तो मेरी उन्हें एनालाइज़ करने की हिम्मत ही नहीं हुई, कि इसमें तो नंबर ही बहुत कम है, इसमें सारे क्वेश्चन ही गलत हैं। तो ये नहीं, मतलब मुझे लगता है कि शायद उनको करता तो शायद प्री में और अच्छा स्कोर आता। तो ये कि कोई टेस्ट बहुत खराब भी गया, अगर मान लो जे 12 500 नंबर का प्री है, उसमें से 500 में से आपके 150 ही आ रहे हैं, तब भी तब तो उस टेस्ट को डेफ़िनिटली उठाइए। उसके क्वेश्चन्स जो उस मॉक टेस्ट में क्वेश्चन्स हैं, उसमें जो मतलब वही अगर जो पीवाईक्यू में मेथड यूज़ किया था आपने, कि जो नहीं बने वो तो सर्कल करने ही करने हैं। जो सॉल्व हो गए हैं, जिनके आंसर करेक्ट हैं, उसमें भी जिनके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे थे, इंपॉर्टेंट लगे थे आपको, या फिर जो लगा कि ये चीज़ क्या होता है बाद में स्ट्राइक ना करे, वो आप ज़रूर सर्कल करके उसको अगेन वापस रिवाइज़ करिए, सॉल्यूशंस देख के मतलब। एंड अगे वो मतलब ये जो हर मॉक में ये ऐसे क्वेश्चन ज़रूर मार्क करिए, और उन मॉक को रिवाइज़ करना है, यही क्वेश्चंस वापस रिवाइज़ करने हैं। क्योंकि अगर आपने क्वेश्चंस मॉक्स के रिवाइज़ नहीं किए, तो फिर उस मॉक को देने का आपको कुछ फ़ायदा नहीं है। मतलब क्योंकि आप मॉक देंगे, आप ऑलरेडी एटलीस्ट 30-40 मॉक्स तो हर कोई इंसान देगा ही। आप 30-40 मॉक दे देंगे तो ये बहुत मुश्किल है कि आपको पहले मॉक का याद है कि पहले मॉक में क्या पूछा था। पर अगर आपने उस मॉक को एक भी बार रिवाइज़ कर लिया अगर, तो आपको बहुत हाई चांसेस हैं कि आपको पहले मॉक से गलतियाँ याद हो जाएँगी। पहले मॉक में क्या-क्या मतलब ईज़ी क्या-क्या अच्छे क्वेश्चन्स थे वो आपको याद हो जाएँगे। तो उससे आस-पास भी अगर कोई प्री में क्वेश्चन आता है, उसके आस-पास भी कोई सिचुएशन प्रीलिम्स में आप फेस करते हैं या मेंस में फेस करते हैं, तो वो आप ईज़िली टैकल कर पाएँगे। तो इसलिए एक तो हो गई मॉक्स को बहुत अच्छे से रिवाइज़ करना, एनालाइज़ करना। डिमोटिवेट नहीं हो जाना है कि यार मॉक खराब चला गया, नंबर कम आया, तो क्या होगा मेरा? ओवरथिंक नहीं करना है ये। और वो पहली चीज़ क्लास नोट्स को अच्छे क्लास के टाइम पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करना।
क्योंकि तब अगर ज़्यादा ध्यान दिया आपने तो एंड में जब वो रिवाइज़ करेंगे, तो तब की स्पीड जो होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये कुछ टिप्स है जो मतलब मैंने मुझे लगता है जो मैंने लगा कि मुझे लगा कि गलतियाँ की। इसके बाद कि हाँ, मतलब मैंने यूपीएससी क्यों सिलेक्ट किया, ये काफ़ी कॉमन टॉपिक होता है कि व्हाई यूपीएससी? ये इंटरव्यू में भी पूछा था मेरे से कि मतलब यू आर फ्रॉम आईआईटी, आप आईआईटी दिल्ली से हैं, आपको इतनी अच्छी जॉब लग जाती है। मैं 9 पॉइंटर था आईआईटी दिल्ली में, मतलब मुझे गोल्ड मेडल भी दिया था आईआईटी दिल्ली ने कॉन्वोकेशन में। तो एक इतनी सारी अचीवमेंट्स हैं आपकी, तो आपने क्यों मतलब यूपीएससी चूज़ किया? तो मेरा रीज़न तो यही था यूपीएससी चूज़ करने का। एक तो फादर मेरे गवर्नमेंट जॉब में है, तो थोड़ा बचपन से थोड़ा वैसा माहौल था घर पे कि यू हैव टू गो फॉर अ गवर्नमेंट जॉब। प्लस जो मैंने देखा कि एक तो प्राइड प्रेस्टीज तो एक सेकेंडरी चीज़ है ही, कि मतलब वो तो चलो इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जॉब। पर एक जो रियल एडवांटेज है, वो ये है कि द कैपेबिलिटी यू गेट टू मेक एनी चेंज। कि अगर आप किसी कॉर्पोरेट उसमें होते, अगर आप लेट्स से किसी प्राइवेट सेक्टर में होते, तो मैं नो ऑफेंस टू एनी, बट जो आप पॉलिसीज बनाते हैं वो आप किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए बनाते हैं। बहुत एक नैरो माइंडेड आपका ज्यूरिस्डिक्शन हो जाता है, द एबिलिटी टू मेक चेंज होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। पर वहीं गवर्नमेंट सेक्टर में जब आप जाएंगे, जैसे मैं जाऊंगा जब, तो जो मेरे पास चेंज लाने की कैपेसिटी होगी, जो मेरी मेरी जो स्किल्स मैंने इंजीनियरिंग स्किल्स देखी हैं, सीखी हैं, जो पब्लिक स्किल्स देखी सीखी हैं, जो उसको मैं यूज़ करने की मेरी क्षमता होगी, वो बहुत ज़्यादा मतलब वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट स्केल पे यूज़ कर सकता हूँ मैं, और काफ़ी ज़्यादा लोगों के बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकता हूँ। तो दैट्स मेनली प्राइमरी रीज़न था कि जॉब सैटिस्फैक्शन जो होता है, वो बहुत ज़्यादा है इसमें। जो मेरे कॉर्पोरेट में दोस्त हैं, मैं उनसे भी सुनता हूँ, तो उनकी यही व्यू पॉइंट होता है कि एक मतलब सबके नहीं, पर एटलीस्ट कुछ का तो यही है कि हाँ, मतलब आई कैन वर्क फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, वर्क टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ चेंजेस। एंड साथ में जो एक जॉब सेटिस्फैक्शन वाली चीज़ होती है, एक थोड़ी इज्जत वाली चीज़ होती है कि हाँ, मतलब द वर्क यू आर डूइंग इज रिस्पेक्टेड बाय मेनी, एंड यू आर एट अ वेरी हायर सीनियर पोस्ट, आप सीनियर पोस्ट में, तो लोग पीपल लुक अप टू यू। तो एक जो उसके बाद जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फील होती है, एक अकाउंटेबिलिटी वाली फील होती है, दैट्स अनमैच्ड, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, वो बहुत सुप्रीम है। तो ये कुछ रीजंस थे कि वाई यूपीएससी। एंड रही बात, हाँ, प्रेप के टाइम में ना हम लोग ये करते बहुत, जैसे कुछ लोग करंट अफेयर्स के लिए जैसे जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई है, इसको फॉलो करने लगते हैं, या फिर गवर्नमेंट वेबसाइट्स अलग अलग, जैसे यूपीएससी की वेबसाइट तो सभी फॉलो करते ही हैं कि उस पर कुछ नोटिफिकेशन आती है। पर फॉर स्पेशली अगर आप इंजीनियरिंग सर्विस प्रिपेयर कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट वेब अगर, तो जो कोड रिकमेंडेशन होती है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स जो हम लोग फॉलो, हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन वही है। जैसे जो सिविल सर्विसेज देता है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जरूर फॉलो पढ़ता है, मतलब पॉलिटी के अंडर और आर्टिकल्स वगैरह। बट जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स। कि अगर मैं कुछ कर रहा हूँ, तो मैं इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स को मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से, मतलब क्या बोले, हमारे लिए वही कॉन्स्टिट्यूशन है। सब कुछ हम उससे ही, सारी डिज़ाइंस उसके अकॉर्डिंग होती हैं, सारे कोडर रिकमेंडेशन उसके अंडर है। जो पोल्यूशन लिमिट्स होती हैं, कि जैसे कि अगर हवा में NO2 बढ़ गया, NO3 बढ़ गया, तो कहाँ तक बढ़ सकता है। AQI जो हम लोग एयर क्वालिटी इंडेक्स देखते रहते हैं, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो उसी के अंडर हो, मतलब उस आईएएस कोड्स में ही है। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो सोर्स हमें प्रोवाइडेड है, उसमें हम आईएएस कोड जरूर मतलब डाउनलोड करके रख लीजिए। एक तो 456 और IS 800, ये दोनों तो जरूर होना ही होना चाहिए। इसके अलावा इन्वायरमेंट के अलग से आईएएस कोड्स होते हैं, और छोटी छोटी चीज़ों के अलग अलग आईएएस कोड अलग अलग आप देखते रहते हैं। जैसे डैम का अलग आईएएस कोड है, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट का अलग आईएएस कोड है। तो गवर्नमेंट साइट्स से ही आप ये डाउनलोड कीजिएगा, मतलब, और जो ओरिजिनल वर्जन है और जो लेटेस्ट वर्जन है। क्योंकि कई बार ना मॉडिफिकेशंस होते रहते हैं, जैसे शायद लास्ट टाइम 2012 में मॉडिफाई हुआ, कुछ चीज़ें 2019 में मॉडिफाई हुई, कुछ चीज़ें 2020 में मॉडिफाई हुई। तो जो लेटेस्ट वर्जन है, क्योंकि एग्जाम में ना आपका लेटेस्ट वर्जन पूछेगा, मतलब अगर आप जैसे अभी डिजाइन कर रहे हैं, तो आप डिजाइन 2007 के मेथड से नहीं करेंगे ऑब्वियसली। आप जो डिजाइन होगा वो सबसे लेटेस्ट मेथड से ही करेंगे। तो इसलिए बीइंग अपडेटेड इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए आप जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं वो जरूर फॉलो कर सकते हैं बीच बीच में। अगर आप किसी कोचिंग से एफिलिएटेड है तो वो बताई देगी। पर यूट्यूब पे भी मतलब जैसे अलग अलग कोचिंग के चैनल्स है, उसमें कुछ ऐसी रिसेंट अपडेट्स आती है, तो उस पर आपको पता चल जाता है कि अच्छा, कि मतलब कि ये कुछ रिसेंट चेंज हुए हैं कोड में, तो आपको ये इनकॉर्पोरेट करना है अपने प्रिपरेशन में। उसके लिए उसके अलावा जब, हाँ, इंटरव्यू जब आप प्रेप कर रहे हैं, तो उसमें करंट अफेयर्स का थोड़ा रोल हो जाता है, क्योंकि उसमें आप ये नहीं कह सकते हैं कुछ। अगर लेट्स से मेरे जब इंटरव्यू हुआ था 15 सितंबर को, तो उससे पहले G20 जस्ट गॉट ओवर इन दिल्ली। तो एक तो मैं दिल्ली में ही हूँ, तो G20 वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एट दैट टाइम। तो आई हैड टू रीड, तो मैंने G20 पूरे अच्छे से फॉलो किया था। उसके जितने भी रेजोल्यूशन थे G20 के, वो सब ध्यान से ही देखे थे, सब पढ़ के गया था। दो पूछा नहीं इंटरव्यू में, पर हाई चांसेस थे पूछने के। तो उस टाइम इंटरव्यू से पहले जो अलग अलग, मतलब जैसे यूट्यूब पे भी बहुत सारे चैनल्स होते हैं न्यूज़ के, तो वो डेली आप मतलब डेडिकेट, मतलब तब उस टाइम आप न्यूज़ को एटलीस्ट 4 आवर्स डेडिकेट कर सकते हैं। न्यूज़ मीनिंग आप सुबह 1 घंटा न्यूज़पेपर के जो एडिटोरियल में कुछ पार्ट्स आते हैं, जो नॉन पॉलिटिकल न्यूज़ होती है, जो इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ है, स्पेशली जो थोड़ी भी साइंस एंड टेक से रिलेटेड है,
जैसे सिविल के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे उत्तरकाशी टनल, जब लोग काफ़ी सारे लेबरर्स अनफॉर्चुनेटली फँस गए थे टनल में, तो वो सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वो हो गए। दिल्ली में जो फ्लैश फ्लड्स आए थे, तब एक इंटरनेशनली लीबिया साइड या मोरक्को साइड भी मतलब फ्लैश फ्लड्स एंड अर्थक्वेक से मतलब कुछ कंट्रीज जूझ रही थी, ये सब हो गई। तो ये करंट अफेयर्स इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आफ्टर योर मेंस आराम से थोड़ा टाइम लीजिए, अगर आप कॉन्फिडेंट है कि आपका इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगा, तो ये करंट अफेयर, ये न्यूज़ आप ज़रूर फॉलो करना शुरू कर दीजिए। तो पहले तो स्टेज 1 तो वो न्यूज़ जो बोथ इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है एंड जो नेशनल एंड इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने टनल क्राइसिस बोला, फ्लैश फ्लड्स बोले दिल्ली में या कुछ इंटरनेशनल कंट्रीज में, कहीं अगर अर्थक्वेक आ गया, सुनामी, साइक्लोन्स, ये सब, तो ये बहुत साइंटिफिक फिनोमेना है, इनके रीजन साइंटिफिक है, तो ये आप मतलब ये फॉलो करिए। उसके बाद जो नेशनल प्राइड के सिंबल्स हैं, जैसे G20 वाज अ थिंग ऑफ प्राइड, मतलब अ प्राउड फीलिंग फॉर इंडिया कि वसुधैव कुटुंबकम, उसका ऐसे हम लोग वो फिर उस फिलॉसफी से G20 हमने होस्ट किया, शायद पहली बार हमने होस्ट किया था G20। तो दैट वाज अ थिंग ऑफ नेशनल प्राइड। तो वो मतलब वो डेफिनेटली पढ़ना, उस टाइम मतलब वो पढ़ना बहुत रेलेवेंट था। इस साल जब इंटरव्यू होगा तो क्या पता तब करंट अफेयर में कुछ कोई और चीज़ होगी, वो रेलेवेंट होगा पढ़ना। मेक इन इंडिया रिलेटेड भी तब उसमें कुछ चीज़ें हुई थी, तो इसलिए वो बहुत रेलेवेंट हो गया था तब करना। तो भाई रेलेवेंट थिंग्स कीप चेंजिंग, पर जो मैंने प्री और मेन से पहले आपको बोला था करंट अफेयर स्किप कर दीजिए, वो आप इंटरव्यू के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते। इंटरव्यू से पहले यू हैव टू बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स, क्योंकि यूपीएससी का इंटरव्यू वो जो चेयरमैन है सर वही लेंगे जो बाकी सिविल सर्वेंट्स का लेते हैं। तो he'll probably ask you something related to current affairs, या फिर कुछ भी मतलब आसपास जो आपके हो रहा है, कुछ बेसिक क्वेश्चंस तो पूछेंगे। और अगर आपको तब नहीं पता होगा तो वो थोड़ा रॉन्ग इंप्रेशन देता है कि मतलब अपना कोर सब्जेक्ट तो छोड़ो, देश दुनिया में क्या हो रहा है इसको बेसिक वो ही नहीं पता है। तो दैट्स वाई कि अगर आपने कोई हॉबी में स्पोर्ट्स वगैरह लिखा है, जैसे किसी ने लेट से क्रिकेट लिखा है, तो क्रिकेट तो वर्ल्ड कप चलो सबको पता चल जाता है, पर किसी ने अगर टेनिस लिखा है तो टेनिस में डेविस कप होता है, विंबलडन होता है। अगर वो अलग अलग ओपन्स होते रहते हैं, तो कोई टूर्नामेंट अगर रिसेंटली कंक्लूड हुई और आपको वही नहीं पता है, तो दैट्स अ वेरी नेगेटिव थिंग। तो इसलिए उस हिसाब से आपको करंट अफेयर्स इंटरव्यू से पहले थोड़ा देखना चाहिए, एटलीस्ट जो आपने डैफ में लिखा है उसके सारी करंट अफेयर्स की चीजें, वो प्लस वो करंट अफेयर्स जो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है एंड नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे वो चीज एक फिनोमेना कर हो रहा है। थर्ड, जो नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत प्राइड की बात है, इवन इफ इट्स मतलब नॉन साइंटिफिक, जैसे नॉन साइंटिफिक या फिर कुछ ऐसे साइंस या इंजीनियरिंग से रिलेटेड नहीं है, तब भी बट इट्स अ थिंग ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस टू अस। जैसे नीरज चोपड़ा का जैवलिन में गोल्ड जीतना, वो थिंग ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस टू अस। तो इवन अगर आपने स्पोर्ट्स में एथलेटिक्स नहीं लिखा है, कोई और स्पोर्ट्स लिखा है, बट स्टिल यू शुड बी अवेयर ऑफ सच थिंग्स। तो ये करंट अफेयर इंटरव्यू से पहले बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा हाँ, सिलेबस, जैसे बहुत लोगों ने सिलेबस, एक तो जब भी आप कोई एग्जाम देते हैं, द फर्स्ट थिंग यू शुड लुक एट इज इट सिलेबस, कि उस एग्जाम जो आप देने जा रहे हैं उस एग्जाम का सिलेबस क्या है। तो एक तो सिलेबस पढ़ना होगा, शुरू में जब पढ़ेंगे तो क्या पता सिलेबस उतना समझ ना आए। तो उसके बाद जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तभी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्व करने बैठेंगे, तो उससे आपको सिलेबस का भी आइडिया बहुत ज्यादा लगेगा कि असली में सिलेबस क्या है इस एग्जाम का, और क्या क्या असली में उस सिलेबस से चीजें पूछी जा रही हैं। क्योंकि सिलेबस में लेट से उसने कुछ टर्म लिख भी दिया अगर, तो वो टर्म क्या पता बहुत वास्ट हो, बहुत जेनरिक टर्म हो, पर जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो आपको असली में पता चलेगा कि उस सिलेबस की उस टर्म से किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो दैट मेक्स इट वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए मतलब सिलेबस एनालाइज करने का बेस्ट तरीका होता है कि आप पीवाईक्यू सॉल्व करिए, उसमें जिस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं वैसे क्वेश्चन आप और करिए, जो फालतू एकदम रैंडम तरह के क्वेश्चन होते हैं वो ना करिए। क्योंकि अगर प्री या मेंस में कोई आउट ऑफ सिलेबस जैसा नहीं, पर कोई एकदम रैंडम क्वेश्चन या अनसीन क्वेश्चन दिया, तो भरोसा रखिए वो अगर आपसे नहीं हो रहा है तो और भी किसी से नहीं होगा, एक दो से भले ही हो जाए, पर मैक्सिमम लोगों से नहीं होगा। तो उसमें पैनिक नहीं करना है आपको। आपने पीवाईक्यू अगर अच्छे से सॉल्व किए हैं तो सिलेबस का आपको अच्छे से आइडिया है, एंड उसके बाहर का सवाल अगर आता है तो वो मतलब शायद एक दो के अलावा और किसी से नहीं होगा, क्या पता किसी एक दो से भी ना हो। तो इसलिए मतलब पैनिक नहीं करना अगर एग्जाम में कोई ऐसे लगातार कुछ मुश्किल सवाल आ जाते हैं, एकदम जो रैंडम सवाल आ जाते हैं जो कभी कहीं देखे ही ना हो। इसके बाद आता है नोट मेकिंग। जैसे नोट्स के बारे में कब से फोकस करूँ, क्लास नोट्स बनाइए, क्लास नोट्स बनाइए, पर कैसे बनाइए उसका मतलब मैं तो यही कहूंगा कि इंस्टेड ऑफ रेफरिंग टू किसी और के नोट्स, आप पहले खुद के हाथों से नोट्स बनाइए। खुद के हाथों से लिखी हुई चीज आपको मतलब याद रहती है और आपकी मसल मेमोरी में सेव हो जाती है। तो आप जब भी कोई फॉर्मूला लिखेंगे तो आपका हाथ अपने आप चलने लगेगा कंप्लीट करने के लिए। जैसे कई बार हम लोग गाने याद करते हैं तो होता नहीं कि गाने के लिरिक्स शायद याद ना हो, पर जब आप उसको गाना शुरू करते हैं, कोई आप किसी ने आपको पहले लाइन बता दी उस गाने की, तो पूरा गाना अपने आप ही आप गा सकते हैं, पूरा गाना अपने आप आपको याद आ जाता है। सेम फॉर्मुलेस के साथ होता है, सेम जो आपकी क्लास नोट्स है, कि अगर आपने हाथों से क्लास नोट्स बनाए हैं अपने, तो आप जब रिवाइज करेंगे उसको तो वो रिविजन इफेक्टिव होगा, क्योंकि आपने सब चीजें खुद लिखी हैं।
तो आपको पता है कि कौन-सी चीज़ आपने कहाँ लिखी है। और सेकंड चीज़, क्योंकि आपने खुद के हाथों से लिखा है, तो समझना भी ईज़ी है। लोग क्या करते हैं, किसी और के क्लास नोट्स लाते हैं, तो क्या होता है कई चीज़ उसमें समझ ना आए, एंड कई बार अपने नोट्स में हम वही चीज़ लिखेंगे जो हमें टफ लग रही है। कई बार हम बहुत जो ऑब्वियस चीज़ें होती हैं, ईज़ी चीज़ें होती हैं, ये कुछ एक्सप्लेनेशंस होते हैं, वो अगर हमें एक्सप्लेन्ड है चीज़, तो हम वो स्किप कर देंगे। पर और अगर हम किसी और के नोट्स पढ़ रहे हैं, तो क्या पता कि उसको कोई पर्टिकुलर चीज़ का एक्सप्लेनेशन आता हो, तो उसने अपने नोट्स में मेंशन नहीं किया, पर आपको तो नहीं आता उसका एक्सप्लेनेशन, तो आपको तो उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो अब अगर आपने खुद नोट्स बनाए होते, तो आपने उसका एक्सप्लेनेशन लिखा होता। तो इसलिए इट्स ऑलवेज़ बेटर कि आप खुद का नोट्स पढ़ें। हाँ, आपने खुद के नोट्स पढ़ने के बाद आपने पीवाईक्यू भी सॉल्व कर लिए। वैल्यू एडिशन के लिए आप डेफिनिटली चाहें तो किसी और के नोट्स रेफर कर सकते हैं, कि उसको बस ऐसे ब्रीफ करके स्क्रॉल थ्रू करिए, कि कोई अगर आपको मतलब ऐसे जस्ट हवा उड़ते हुए कोई ऐसे हवा-हवा में कोई एडिशनल 1-2 पॉइंट दिख गए, या कोई एक नया फैक्ट दिख गया, जो लगे कि इम्पोर्टेंट है, या कोई एक अच्छा सवाल दिख गया, जो मतलब अगर लगता है कि हाँ, ये इम्पोर्टेंट सवाल है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो आप डेफ़िनेटली मतलब क्या बोलते हैं, ऐड कर सकते हो अपने नोट्स में। पर कोशिश करिए कि अपने क्लास नोट्स खुद बनाइए, और क्लास नोट बनाने का तरीका मैं कहूँगा थोड़ा साफ, मतलब रनिंग क्लास नोट्स हाँ, ऑब्वियसली बहुत साफ नहीं बन सकते हैं, पर इतना तो साफ हो, या फिर एटलीस्ट इस तरह से हो कि आपको समझ आ जाए। क्योंकि आपको एट द एंड क्लास नोट्स ना अपने लिए बनाना है, किसी और के लिए नहीं बनाना है। मतलब ये नहीं आप भी सोच, जैसे नोट्स बनाते हुए ये नहीं सोचना कि यार मैं ना रैंक 1 जब लाऊँगा, तो मैं अपने नोट्स मार्केट में बेचूँगा, या फिर मार्केट में एकदम स्कैन करके मेरे ही नोट्स चलेंगे। हर टॉपर मेरे ही नोट्स पढ़ेंगे। तो इस पॉइंट या फिर ये थॉट से नोट्स नहीं बनाने हैं आपको। आप नोट्स ऐसे बनाइए कि आप अपने लिए अपने हिसाब से मतलब आप उन नोट्स को अपने हिसाब से पढ़ पाएँ। आपको सारा जो चीज़ें लिखी हैं वो सब कुछ समझ आ जाए, एंड आपके लिए वो नोट्स सेल्फ सफिशिएंट हो, कि आपको क्लास वापस रिविज़िट ना करना पड़े। जैसे जब मैं नोट्स क्लास में नोट्स बनाता था, क्योंकि मैंने कोचिंग जो है वो ऑनलाइन मोड में जॉइन की थी। जैसे ये भी डिबेट होता है ऑनलाइन ऑफलाइन वाला। तो ये था कि मैंने ऑनलाइन जॉइन की थी, क्योंकि ऑनलाइन में मुझे लगता था कि एक तो पॉज़ और प्ले का ऑप्शन होता है। उसमें स्पीड का भी ऑप्शन होता है, 1.2, 1.5, 2x पे अगर कुछ चीज़ देखनी हो, उसका भी ऑप्शन है, और ट्रैवलिंग टाइम जो होता है वो बच जाता है ऑनलाइन कोचिंग में। तो इसलिए आई प्रेफर्ड ऑनलाइन कोचिंग, कि ठीक है, ऑनलाइन कोचिंग में जब करूँगा तो मतलब ये फैसिलिटीज़ मिलती है कि मैं कभी भी देख, एक तो वीडियोज़ कभी भी देख सकता हूँ मैं, और सेकंड थिंग मैं स्पीड अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ कि 1.2, 1.5, एंड पॉज़ या प्ले कर सकता हूँ। तो मेरी नोट मेकिंग बहुत अच्छी हो गई थी उससे। तो मैंने अपने नोट्स इतने कॉम्प्रिहेंसिव, इतने डिटेल्ड कर लिए थे, कि अच्छा खासा 3 घंटे क्लास क्या होता है, 4 घंटे में खत्म हो रही है मेरी ऑनलाइन में, इवन अगर मैं 1.2x पे देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे नोट्स काफ़ी डिटेल्ड थे। तो मैं क्लास नोट्स इतने डिटेल्ड बनाता था कि जो भी क्लास में था, मैं ऑलमोस्ट सब लिख लेता था। उसके बाद मैं कुछ अगर नहीं समझ आ रहा, तो मैं सब कुछ नोट से ही रेफर कर सकता था। मुझे बाहर की कोई बुक होगी या फिर क्लास वापस देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे नोट्स काफ़ी डिटेल्ड है। तो वही, जब कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आती थी मुझे, तो मैं सिर्फ़ नोट्स खोलता था, क्योंकि अगर मैं लेट्स से 3 महीने बाद कुछ चीज़ मतलब वापस रिवाइज़ कर रहा हूँ या पढ़ रहा हूँ, तो बहुत हाई चांस है कि 3 महीने बाद मुझे ऐसा फ़ील होगा कि अरे यार, ये नोट्स देख के कि ये तो मैंने कब पढ़ा था, ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है, ऐसा बहुत नेचुरल होता है फ़ील होना। तो क्योंकि नोट्स मेरे बहुत डिटेल्ड थे, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव थे, सब कुछ लिखा था उसमें, तो अगर मैं कुछ ऐसा फ़ील भी होता था मैंने कब पढ़ा था, तो मैं उनको पढ़ता था, तो अंडरस्टैंडिंग मेरी उसी लेवल की हो जाती थी, जो अंडरस्टैंडिंग क्लास के बाद थी। क्योंकि कोई सब्जेक्ट अगर आपने अभी-अभी खत्म किया है, तो आप डेफ़िनिटली उसको ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएँगे, और आफ्टर 3 मंथ्स, 4 मंथ्स उसकी अंडरस्टैंडिंग गिरती रहती है, मतलब यूजुअली यही होता है अगर आप रिवाइज़ ना करें। पर क्योंकि नोट्स अगर डिटेल्ड होंगे आपके, तो अगर आप 3-4 महीने बाद भी उन डिटेल्ड नोट्स को पढ़ेंगे, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अगेन वो इतना टॉप पे पहुँच जाएगी, एंड क्योंकि आप विद टाइम मैच्योर होते रहते हैं, तो आप उसको और बेटर समझ पाएँगे। तो इसलिए नोट्स खुद से बनाएँ, डिटेल्ड बनाएँ, ताकि क्लास वापस देखने की ज़रूरत ना पड़े आपको। या फिर डाउट्स थोड़े कम हो जाएँगे अगर आप डिटेल्ड नोट्स बनाएँगे, क्योंकि सब कुछ, सबके आंसर्स आपके नोट्स में ही होंगे। तो और रिवाइज़ करने में तो बेनिफिट होगा ही होगा। उसके बाद उन्हीं नोट्स से आप फॉर्मूला शीट बनाइए, और शॉर्ट नोट्स जिसको कहते हैं बहुत लोग, तो उसमें वही फॉर्मूले सारे लिखने ही लिखने हैं, जो भी इम्पोर्टेंट है, जो भी लगता है आपको भूल सकते हैं। एंड थ्योरी के कुछ-कुछ पार्ट्स, ज़्यादा बड़े नहीं, पर हाँ, कुछ-कुछ थ्योरी के पार्ट्स, कि ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है बहुत थ्योरी का, ये लिख लेता हूँ। तो जैसे मेरी सॉइल और एनवायरनमेंट की जो मेरी फॉर्मूला शीट थी, वो शायद 50 पेज के आस-पास बनी थी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा बल्की है। पर स्ट्रक्चर के लिए शायद 4 ही पेज लगे थे मेरे। एक सीपीएम पर्ट होता है टॉपिक, उसके लिए भी शायद 2 पेज में ही मेरी 2 या 3 पेज में पूरी फॉर्मूला शीट बन गई थी। तो नंबर ऑफ पेजेस वेरी करते रहते हैं, पर ज़्यादा ये नहीं कि आप 70 या 100 पेज की आपने फॉर्मूला शीट बना दी। 50 से मैक्सिमम 60 पेज तक तब भी ठीक, वो भी सिर्फ एनवायरनमेंट जैसे सब्जेक्ट के लिए। बाकी में तो इससे कम ही बनता है मतलब। तो ये था नोट्स के रिलेटेड। और वैल्यूडेशन के लिए मैंने बोला ही कि मॉक टेस्ट और प्रीवियस क्वेश्चंस, ये दोनों तो बेस्ट सोर्सेज हैं वैल्यूडेशन के लिए, क्योंकि आप जब इनमें कोई सवाल करेंगे जो कि सवाल नहीं होगा आपसे, तो वो ऑब्वियसली आपके वैल्यू में ऐड करेगा कि अच्छा, ये सवाल नहीं हुआ, मैं इसका सोल्यूशन पढ़ता हूँ। जो एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगी वो आपके करंट कंटेंट में वैल्यू ऐड करेगा। इसके इन दो के बाद अगर टाइम मिलता है, तो ही किसी कोई और सोर्स रेफर करिए।
मैंने तो नहीं किया था कोई सोर्स, मेरे इन्हीं दोस्तों से वैल्यू एडिशन हुआ था। अगर चाहें तो कर सकते हैं, वरना आपके पास जो क्लास नोट्स हैं उसमें पीवाईक्यू और मॉक्स, इसमें जो सवाल नहीं बन रहे हैं, वही बस सवाल की जो थ्योरी है, जो सॉल्यूशन है न्यूमेरिकल का, वो देख के आप करंट कंटेंट में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। मतलब दैट्स द बेस्ट सोर्स ऑफ वैलिडेशन, जो कि मुझे लगता है। इसके अलावा और कोई ऐसे वैल्यू ऐड करने की जरूरत नहीं है। आप जो ऐसे फ्रेंड सर्कल अच्छा रखिएगा, क्योंकि कई बार होता है ना, हम ग्रुप डिस्कशन जब करते हैं आपस में, तो उसमें भी क्या होता है, किसी ने कोई नई चीज पढ़ी हो कहीं से, तो वो डिस्कशन में बाहर आ जाती है। तो पॉजिटिव फ्रेंड सर्कल रखिए, जिसने मतलब ऐसे लोग जो आपको सपोर्ट करे, जो ऐसे एकदम रोना होना हमेशा करता नहीं कि यार मेरे से हो ही नहीं रहा है, पता नहीं एग्जाम होगा नहीं होगा, मतलब यूपीएससी तो मेरे लिए अनसर्टन पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो पता नहीं क्या होगा फ्यूचर में मेरा। तो ऐसे लोगों से थोड़ा दूरी बना लीजिए, क्योंकि ये खुद तो नेगेटिव रहेंगी, आपको भी नेगेटिव रहेंगे रखेंगे। मतलब इंस्टेड थोड़े पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, जो कि सपोर्टिव है कि यार ठीक है, जो होगा अच्छे के लिए होगा, या अभी ये पढ़ रहे हैं मतलब, और उल्ट आपसे अच्छे डाउट पूछें कि यार ये कैसे होगा, या फिर आपको अच्छी चीजें बताएं भी कि ये भाई ये मैंने अभी देखा था, ये देख ली अच्छे, मतलब ये थोड़ा रेलेवेंट चीज लग रही है, ये कॉन्सेप्ट वाइज बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इससे ना साथ में म्यूचुअल मतलब ग्रोथ भी होती है, एंड डाउट सॉल्विंग भी एक दूसरे के आप अच्छे से कर सकते हैं। तो ऐसे ग्रुप डिस्कशन से भी कई बार वैल्यूडेशन हो जाती है, पर फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे जो मेरा फ्रेंड सर्कल था, मेरे ही कॉलेज के हम लोग तैयारी कर रहे थे जो, तो हम 4 5 लोगों का एक ग्रुप बन गया था। तो एक दूसरे से डिस्कस करते थे हम, तो बहुत प्रोडक्टिव डिस्कशन होते थे। जो व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था हमने, कि कुछ होता था तो सब मतलब अच्छे इनपुट्स देते थे, पॉजिटिव इनपुट्स देते थे, कोई नेगेटिव नहीं था। तो दैट वाज अ वेरी प्लस पॉइंट कि आपके आसपास आपके दोस्त कैसे हैं। क्योंकि मतलब कुछ क्वेश्चंस में देखा था कि मेंटल जो चैलेंजेस होते हैं वो कैसे फेस करें, उसमें एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके आसपास का फ्रेंड सर्कल। मैं उसको चलो एंड में एड्रेस करता हूँ, ये सब जो चैट में क्वेश्चंस पड़े हैं। तो इसके बाद में करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस बताई दी मैंने, न्यूज़पेपर का मैंने बताई दिया कि सिर्फ इंटरव्यू से पहले पढ़ने की जरूरत है। प्री मेंस के लिए तो आप न्यूज़पेपर टच भी ना करें, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। वो इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के लिए न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स का प्री और मेंस में रोल बिल्कुल नहीं होता है। तो ये हो गया। इसके बाद मैगजीन्स में भी जैसे करंट अफेयर की मैगजीन वगैरह आती हैं, अगेन जैसे बहुत लोग, जैसे विजन की एक पीटी 365 मैगजीन होती है, और प्रतियोगिता दर्पण है, योजना है, ऐसे बहुत सारी मैगजीन्स होती हैं। आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए कोई भी, इवन जो कोचिंग की, जो ईएस की कोचिंग कराते हैं, उसकी मैगजीन पढ़ने की भी जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप करंट अफेयर प्री और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़ सकते हैं, कोई लॉस नहीं है। टाइम वेस्ट होगा, मतलब मेरे हिसाब से टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि रिटर्न्स बहुत कम होते हैं। एक दो क्वेश्चन अगर फंस भी गए, तो बाकी के 18-20 क्वेश्चन नहीं फंसेंगे, क्योंकि एटलीस्ट 20 से 25 तो पूछेंगे करंट अफेयर से। तो इसलिए इट्स बेटर कि आप करंट अफेयर की जगह आप सिविल पे, या जो कोर सब्जेक्ट है उस पर ध्यान दीजिए, या फिर जो आपका जीएस है उस पर ध्यान दीजिए, एंड नॉट करंट अफेयर्स। उसके बाद टेस्ट सीरीज के मैंने इंपॉर्टेंस बताई दी आपको, टेस्ट सीरीज पे काफी क्वेश्चन पूछते थे लोग। तो टेस्ट सीरीज एटलीस्ट मैं कहूँगा 30 to 40 मॉक्स तो आप कोशिश कीजिए दीजिए। उसमें से लगभग 5 से 10 तो फुल लेंथ टेस्ट हो जाएंगे, कि जो फुल सिलेबस टेस्ट होते हैं, एंड बाकी जो बच्चे में 20-30 टेस्ट वो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, कि मिक्स सब्जेक्ट टेस्ट है या सिंगल सब्जेक्ट टेस्ट है, तो वो वैसे। रही बात टेस्ट कहाँ से दे, किस किस कोचिंग इंस्टीट्यूट की दे, तो वो मतलब मार्केट में वैसे काफी कोचिंग है। दो जो मुझे सही लगती है, एक तो आईईएस मास्टर है और एक मेडिजी है मतलब। तो ये मतलब मैंने तो इन दोनों की टेस्ट सीरीज दी थी, एंड विच आई फाउंड टू बी वेरी गुड। तो इन दो के दे सकते हैं आप, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल होती हैं। तो यू कैन ट्राई दीज टू कोचिंग, मतलब ये मुझे सही लगी थी इन टर्म्स ऑफ टेस्ट सीरीज। पर एटलीस्ट कोशिश कीजिए 30 मॉक्स तो दें आप, प्रीलिम्स के भी और मेंस के भी जब देंगे, तो मेंस के भी अराउंड कितने 20-30 मॉक्स हो ही जाते हैं मतलब। इतना तो करें। इसके अलावा पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे ही आप, ताकि जो इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी आप, तभी आप एग्जाम में टेंशन फ्री, प्रेशर फ्री, एंड एफिशिएंटली परफॉर्म कर पाएंगे। ये कुछ मतलब टेस्ट सीरीज की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। अब बिना टेस्ट सीरीज के एग्जाम निकाल ही नहीं सकते हैं मतलब। मैं आज तक एक भी किसी भी ऐसे क्वालिफाइड आदमी से नहीं मिला हूँ जो कह दे कि भाई मैंने टेस्ट सीरीज नहीं दी, मैंने डायरेक्टली जो प्रैक्टिस थी मैंने फाइनल एग्जाम डायरेक्टली दिया। ऐसा तो कोई नहीं होता है। तो आप टेस्ट सीरीज जरूर दीजिए। इवन आप अगर आप अंडर प्रिपेयर्ड हैं तब भी आप टेस्ट सीरीज जरूर दीजिए, ताकि आपको तब परफॉर्मेंस पता चल सके कि अंडर प्रिपेयर्ड होने पर भी आप किस तरह के क्वेश्चन हैंडल कर पाते हैं, आप किस तरह क्वेश्चन को अप्रोच कर पाते हैं, एंड जो आपको चीजें आती हैं मतलब उनको आप सही कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो वो जो ईगल आइज वाली पिक एंड डू सॉल्व की एबिलिटी होती है, कि ठीक है 10 क्वेश्चन है, मुझे पता है 10 क्वेश्चन में सिर्फ 4 ही क्वेश्चन है जो मुझे मतलब 4 ही क्वेश्चन होंगे जो मुझे आते होंगे। तो उन 4 क्वेश्चन को पिक करने की एबिलिटी और उनको फिर करेक्टली सॉल्व करने की एबिलिटी, क्योंकि क्या होता है 10 में से पहले 4 क्वेश्चन ऐसे मिल जाए जो आपको आते ही नहीं है। तो 5वां क्वेश्चन अगर ईजी भी होगा तो आपका कॉन्फिडेंस ऑलरेडी इतना टूट चुका होगा कि क्या पता वो 5वां क्वेश्चन ईजी क्वेश्चन आप गलत कर दें। तो अगर आप टेस्ट सीरीज देंगे, मॉक टेस्ट देंगे, तो आपकी वो हैबिट बननी चाहिए कि अगर मेरे 4 क्वेश्चन लाइन से गलत भी हो रहे हैं, सॉल्व नहीं हो रहे, मेरी ओएमआर में 4 क्वेश्चन सीधा ब्लैंक है, और 5वां क्वेश्चन अगर इजी है, तो मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इतना जज्बा होना चाहिए कि मैं वो इजी क्वेश्चन गलत ना करूं। तो इसकी प्रैक्टिस आपको मॉक टेस्ट से होगी, ये फाइनल एग्जाम में आप रेप्लिकेट नहीं कर सकते हैं। तो ये टेस्ट सीरीज के बारे में था।
रही बात कि हाँ, कब से जॉइन करें, तो प्रीलिम्स की यूजुअली 4, अगर ऑनलाइन स्टूडेंट हैं, तो मतलब ऑनलाइन में तो क्या होता है कि आपको पोर्टल पे वैसे टेस्ट काफ़ी पहले मिल जाते हैं, तो आप शुरू कर सकते हैं, वरना यूजुअली होता है कि अगर फ़ेब में प्रीलिम्स है, तो आप नवंबर से शुरू कर सकते हैं, नवंबर, दिसंबर, जैन, 3 महीने ऑलमोस्ट हर संडे आप मतलब वो टेस्ट सीरीज़ में टेस्ट सीरीज़ देते रहिए, तो इतना ही सफिशिएंट, मतलब 3 महीने पहले से शुरू करेंगे और फुल लेंथ टेस्ट आपके यूजुअली 1 महीने पहले होते हैं, जैसे अगर फ़ेब में एग्ज़ाम है, तो जैन दिसंबर एंड या जैन से आपके फुल लेंथ टेस्ट शुरू हो जाएँगे, तो आप फुल लेंथ टेस्ट अब दे सकते हैं। पर ये कि प्री के लिए एटलीस्ट 30 मार्क्स तो दीजिए आप, मतलब इतना तो मतलब बेसिक होता ही है, मिनिमम होता ही है। इससे आपको इम्प्रूवमेंट अपने में अपने आप दिखेगी, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, पर पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, स्ट्रैटेजी क्या होगी पेपर अटेम्प्ट करने की, ओवरऑल जो आपकी मतलब मार्क्स होंगे वो अपने आप इंक्रीज होंगे आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। इसके बाद एग्जाम रिलेटेड तो चीज़ें नहीं बचती हैं, हाँ जनरल चीज़ें। हाँ, एक प्लान बी के बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैं प्लान बी का थोड़ा बता देता हूँ आपको कि प्लान बी रखना इम्पोर्टेंट है। मैं उन उस थॉट में विश्वास नहीं रखता हूँ जो लोग ये कहते हैं कि मतलब सिर्फ एक यूपीएससी ही एक सॉरी सिर्फ एक यूपीएससी ही एग्जाम है, इसमें मतलब हम पूरी जिंदगी कुर्बान करने को तैयार हैं, डेडिकेट होके देंगे। मतलब मैं ये कहता हूँ कि हाँ, जब मैंने शुरू की थी एग्जाम की तैयारी, तो क्योंकि मैं एक ऐसे कॉलेज से आता हूँ जहाँ पे मतलब मेरा फ्रेंड सर्कल अच्छा था, तो अगर मेरा यूपीएससी नहीं होता, तो फिर आई न्यू कि मेरे पास प्लान बी के नाम पे मेरे पास कॉर्पोरेट अपॉर्चुनिटीज हैं। मैं किसी भी दोस्त को बोलूंगा तो रेफरल के मुझे रेफरल किसी ना किसी प्राइवेट जॉब में मिल जाएगा, या फिर आजकल कोचिंग इंडस्ट्रीज भी काफ़ी मतलब फ्रूटफुल है इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, तो मुझे किसी कोचिंग में काम मिल जाएगा, या फिर किसी कॉर्पोरेट जॉब में किसी दोस्त के थ्रू काम मिल सकता है। तो प्रेप शुरू करने से पहले मैंने अपना प्लान भी सोच लिया था मन में कि अगर आफ्टर 4-5 ईयर, मतलब डिपेंडिंग ऑन कैसी प्रेप है मेरी, क्या चल रहा है, अगर नहीं होता है तो मेरे पास प्लान बी है। पर एक बार मैंने जब प्रेप शुरू की, तब मैंने प्लान बी के बारे में नहीं सोचा कभी। एक बार प्रेप शुरू की, फिर आई वाज ओनली फोकस्ड ऑन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन। मैं उस एग्जाम पर ही फोकस रहा, उस एग्जाम में कैसे अपने आप को मतलब मैक्सिमाइज करना है, कैसे अपना स्कोर मैक्सिमाइज करना है, कैसे अपनी रैंक सबसे अच्छी लानी है, मेरा फुल फोकस इसी पे रहा। पर एग्जाम शुरू होने जब मैं डिसाइड कर रहा था फाइनली, एकदम फुल फोकसली, एकदम फुल सिंसियरली जब डिसाइड कर रहा था कि मुझे ये एग्जाम देना ही देना है, उस टाइम पे मतलब मैंने ये सोचा था प्लान बी के बारे में। एंड हाँ, मतलब फिर जब लेकिन ड्यूरिंग प्रिपरेशन मैंने बिल्कुल प्लान बी की तरफ नहीं सोचा, प्लान बी की तरफ ना कुछ ऐसे मेहनत की कि ना ऐसे किसी दोस्त को बोल दिया कि भाई मतलब मेरी यूपीएससी तैयारी नहीं हो रही, तो भी मेरे से जॉब ढूंढना शुरू कर दे। तो मैंने ऐसा नहीं बोला था किसी, मतलब ना किसी दोस्त को। तो यही है कि जो लोग पूछते हैं प्लान बी होना चाहिए, तो एक बैक ऑफ द माइंड ज़रूर थोड़ा सोच सकते हैं आप लोग प्लान बी के बारे में, कि ऐसा कुछ मतलब अगर नहीं होता तो मैं क्या करूँगा? दैट्स अ स्मार्ट थिंग। पर हाँ, इतना ज़रूर करिए कि जब आप एक बार तैयारी शुरू कर दें, उसके बाद नहीं सोचना है कि आप बीच में तैयारी करें, आपके 2-3 मॉक्स में नंबर खराब आ गए हैं, तो आपने सीधा सोचने लगे कि अब मैं प्लान ए तो जा रहा है मेरा, मैं प्लान बी ही सोच कर लेता हूँ, प्लान बी को ही एग्ज़ीक्यूट करूँगा। वो नहीं करना है। फेलियर्स बहुत कॉमन है इस प्रेप फेज़ में, बहुत नेचुरल है प्रेप में आना। तो फिर मतलब तो इसलिए इतना नहीं सोचना है कि आपको मतलब कि क्या बोलते हैं कि आप कुछ अगर बीच में मॉक्स में कम नंबर आ गए, या मॉक्स में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, या फिर पढ़ाई उतने अच्छे से नहीं हो पा रही, तो आप सीधा प्लान बी को एग्जीक्यूट करने में स्विच हो गए। प्लान बी इज ओनली अगर आप बहुत टाइम बाद भी अगर नहीं सक्सेसफुल हो रहे हैं, देन यू कैन थिंक ऑफ प्लान बी, बट इनिशियली प्रेप शुरू करने से पहले आप प्लान बी सोच लीजिए कि अच्छा हाँ, प्लान बी मतलब अगर कुछ नहीं हुआ तो एक मेरे पास ये ऑप्शन जरूर है। पर उसके अलावा जस्ट फोकस ऑन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन, या फिर जो भी एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर किस्म खुदा ना खास्ता अगर नहीं होता है एग्जाम, तो फिर आप अपने प्लान बी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। पर एक बार सोचने के बाद आप ड्यूरिंग प्रिपरेशन बिल्कुल मत सोचिएगा, वो फिर बहुत नेगेटिव कॉन्नोटेशन जाता है उसका। रही बात हाँ, डेली कितने घंटे पढ़ाई करनी है, तो फिर ऐसा कुछ नंबर ऑफ आवर्स फिक्स नहीं होते। मतलब मैं कहूँगा कि अगर छुट्टी